I hope Good I'm evening. audible. Am I audible to everyone? Yes. Sir. Fine. So today is our first class of modern history, and I welcome you all on modern history class, right? And this is a very interesting subject actually. ठीक है, हम इसका आज क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा नेचर समझेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसको आपकी मेमोरी के अंदर एक तरह से ये क्या हो सकता है, नाइटमेयर की तरह भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि नाइटमेयर का मतलब यह है कि हिस्ट्री जो आपके सब्जेक्ट माइंड के अंदर है, जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रटेंगे. ठीक है, कि आपने हिस्ट्री मतलब कि रटना. ठीक है, कि हमको कुछ रटना है, कुछ हमको चीजें रटनी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है कोई चीजों की. ठीक है, कुछ ऐसे इस तरह की चीजें करनी है कि जिससे कि बस हमारे अगर रटने वाली चीज हमारे अंदर गुड है, अगर अच्छी है, तो वी कैन गेट सक्सेस इन द हिस्ट्री, अदरवाइज वी कैन नॉट. ठीक है, इस तरह का माइंडसेट अपन बनाकर चलते हैं हिस्ट्री के अंदर, राइट. प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, बिकॉज कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आया था वर्षा मैम की क्लास में. तो माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. Clear. ओके, फाइन. सो मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसा जो माइंडसेट बना के बैठा हो कि देखिए कि पहला हमने पढ़ा था सर, एक बार पढ़ा था हिस्ट्री को, और हिस्ट्री वाज सो ट्रिमेंडस एफर्ट्स हमको डालने पड़े हिस्ट्री के अंदर कि हम उसको अब वापस नहीं पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, इस तरह का कोई माइंडसेट हो. और मॉडर्न हिस्ट्री इज बिट इजियर एंड बिट इंटरेस्टिंग. ठीक है, आप लोगों में से सब ने हिस्ट्री कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी. ठीक है, आपकी क्लास के अंदर. ठीक है, आपने कहीं टीवी में कोई सीरियल देखा होगा, उससे हिस्ट्री पढ़ी होगी, या फिर आपने कोई इंस्टीट्यूट के अंदर हिस्ट्री पढ़ी होगी. तो देखिए हिस्ट्री के अंदर जो चीजें आपके किस तरह से पढ़ाई गई, किस तरह से आपके दिमाग में आई है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इवोल्यूशन के फॉर्म में आई है कि सबने वाले ने जो नॉलेज दी है वो रटवानी के फॉर्म में दी है, कुछ क्रिएटिविटी है कि उसके अंदर नहीं है. दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट्स मेक हिस्ट्री अ बोरिंग सब्जेक्ट. अगर मान लीजिए वो नॉलेज सही से आपके पास नहीं आई है तो वो बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है, ये मुझे भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी समझा हुआ है हिस्ट्री को किस तरह से. तो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं रटना है हिस्ट्री के अंदर. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दिस इज द थिंग. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल proceed in the history class, right? But before start I also want to let you know that ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तस्वीर के अंदर जहाँ पे गांधी जी हैं और पीछे नेहरू जी और ये सारे अपने लीडर्स हैं, सारे अवेंजर्स अपने यहाँ पर खड़े हुए हैं. इनको हम थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे. सर क्या बात कर रहे हैं सर, हमको लगा स्टार्टिंग यहाँ से होगी. स्टार्टिंग यहाँ से नहीं होगी, स्टार्टिंग होगी किस तरह से यूरोपियंस आए. ठीक है, तो इनको, इन शक्लों को अपन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमको 2 से 3 दिन लग जाएंगे. ठीक है, तब जाकर ये शक्लें हमको समझ में आएंगी, जब तक ये शक्लों के बाद समझाएंगे, राइट. सो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, so first of all we have to understand what is the modern history or how we have to deal with the modern history. That is the nature of the subject. First of all we have to understand, first thing is that कि जो हिस्ट्री है ये हमको इवोल्यूशन के फॉर्म में पढ़नी है. इवोल्यूशन की फॉर्म में मतलब क्या है कि देखिए हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दिस टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस मतलब इन योर एंटायर सिलेबस. ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और हिस्ट्री के अंदर भी मॉडर्न हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंशिएंट एंड मिडिएवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, पढ़कर भी नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मीन्स एज वेल एज prelims examination. This course and this video lectures are going to help you in the mains as well as prelims examination because we cannot segregate it. ठीक है, but जो prelims के facts हैं उसके ऊपर अपन ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी का जो पेपर है दैट इज टू कंसेप्चुअल राइट नाउ. ठीक है, अभी बहुत कंसेप्चुअल आ रहा है नाउअडेज. दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द बोथ एस्पेक्ट, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हमको हिस्ट्री पढ़ना है. तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन. ठीक है, कोई चीज इवॉल्व हुई है. ठीक है, जैसे हमारी हिस्ट्री हम देखेंगे तो हम इंसान हैं, इंसान से पहले हम कुछ ऐसे होते थे कि एप्स के फॉर्म के अंदर थे, एप्स से पहले भी हम कोई और जानवर थे. इस तरह से ये हमारी हिस्ट्री है. इसी तरह से हमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो पढ़ना है वो इवोल्यूशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पेस एंड टाइम. सर स्पेस एंड टाइम कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए आप जिस स्पेस में बैठे हैं और जिस टाइम में बैठे हैं ना, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ये 2021 चल रहा है. ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, हमको सर 1600 के आसपास की चीजें पढ़नी है, फिर उसके बाद हम 1600, 1700, 1800 इसकी तरफ जाएंगे. तो आपको लगेगा कि भाई हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो है, और यहाँ पर जो है ये स्पेस एंड टाइम दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट.
आर यू गेटिंग दिस वन? तो हमें स्पेस और टाइम के रेस्पेक्ट में हमको वो चीज सोचकर कि उस टाइम स्पेस एंड टाइम अलग है, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री को पढ़ना होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो दिस स्पेस एंड टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बोला है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है बच्चों, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इससे अपन को डरना नहीं, ना ही जो अपना मिथ है, ये एक मिथ है कि हिस्ट्री सर बहुत ही बोरिंग होती है और हम रटेंगे इसको, हिस्ट्री को रटने से हो जाएगा, तो रटने से कुछ नहीं होगा। यूपीएससी को भी पता है बच्चे रटेंगे हिस्ट्री तो वो यूपीएससी वाले क्वेश्चन बनाएगा ही। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। दिस, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वही है कि अगर तुम इसको रटने की कोशिश करोगे तो दिस सब्जेक्ट विल बैकफायर, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर पढ़ेंगे हर चीज, देखिए। हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री हो या फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन भी वन टाइप ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हो रहा है, हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट जैसे हैं, इन सब्जेक्ट के अंदर एक इवोल्यूशन की फॉर्म के अंदर आपको चीजें बनेगी और हर चीज कोई रीजन के कारण होगी, समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैं कहूं कि 1813 का एक्ट आया तो उसका कोई रीजन है पीछे, ठीक है। 1813 के एक्ट के अंदर मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई है तो उसके पीछे कोई रीजन है, हर चीज का इसके अंदर रीजन है, ठीक है। कि अगर मैं मानूं कि भाई जो वास्को डिगामा ने कोई रूट खोजने की कोशिश करी तो उसका भी रीजन है, पहले काम चल रहा था, पहले वास्को डिगामा क्यों जनरेट नहीं हुआ, क्यों पैदा नहीं हुआ वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जैसे नेविगेटर पहले क्यों पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका हर चीज का कोई रीजन है, ठीक है। भारत के अंदर अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स का साथ हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल करा उसके अंदर गांधी का उत्पन्न होना, गांधी का पैदा होना, गांधी का गांधी बनना कैसे इंपॉर्टेंट हो। उस टाइम गांधी जैसे एक आदमी की नीड थी इसलिए गांधी आए, अदरवाइज हो सकता था अगर गांधी आते 19 के अंदर, ठीक है, गांधी आते 1860 के अंदर पैदा होते तो गांधी को कोई नहीं जानता, उस वक्त गांधी की नीड थी इसलिए गांधी आए। तो यहाँ पर हर चीज जो होगी उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा। देयर इज नथिंग नोन एज कि आप इसको रट रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही गलत अप्रोच हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू डू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स, ठीक है। बाकी चीजें रटाने की चीजें और वैसे करने की चीजें वो सब हम कराई देंगे, आपको पता है कि हम किस तरह से उसको चीजों को, वो सब चीजें आपको समझा देंगे, बट आपको कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। यूपीएससी को पता है स्टूडेंट्स रट रहे हैं और वो रटा हुआ चीज नहीं चाहता यूपीएससी, एज सिंपल एज दैट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग जो है अपन को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये समझना होगा, सर व्हाई हिस्ट्री, सर हिस्ट्री है ही क्यों, हमको तो समझ में नहीं आता है। सर हिस्ट्री सब्जेक्ट ही क्यों है क्या करेंगे हम हिस्ट्री का, हमको क्या करना है, अकबर बाबर और ये महात्मा गांधी ने क्या करा, सुभाष चंद्र बोस क्या करके गए, ये सब करके क्या करना है हमें? देखो बच्चों, अगर तुमको अपना माइंड का हॉरिजन बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको प्रिडिक्ट करनी है चीजें, ठीक है, जैसे मैंने आपको जब मार्क्स पढ़ाए थे, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर जिन बच्चों ने भी अटेंड करा था और एथिक्स के अंदर तो सभी ने अटेंड करा था ऑलमोस्ट, तो मैंने कहा था देखो 2 4 6 8 इसके बाद क्या आएगा, कैसे पता चला अपन को, हमको ये पता चला कि इसके बाद 10 आएगा, ठीक है, पर इससे पहले हमको 2 4 6 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दिस इज हिस्ट्री, समझ में आ रहा है? दिस इज द हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका दिमाग इतना चल पाएगा कि आप आगे की चीजें सोच पाएंगे। तो एज ए व्हाट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया, मतलब आपको इंडिया के बारे में जानना है, आपको सारी स्टेट्स के बारे में जानना होगा कि ये स्टेट्स का क्या नेचर है, इस स्टेट का क्या नेचर है, इन सब के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज योर हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस स्टेट, मान लीजिए आपको कोई स्टेट मिला, ठीक है, कर्नाटका का स्टेट मिला, तो कर्नाटका की स्टेट की हिस्ट्री, किस तरह के उन लोगों के कल्चर डेवलप है, उन कल्चर समझना, और इन सब के लिए क्या होगा, हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। कर्नाटका किस जगह लोकेटेड है, किस तरह की उसकी कंडीशंस है, क्या इकोनॉमी है, क्या उसके अंदर प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट है, किस तरह का ज्योग्राफी, वो उसके लिए क्या होगा, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो भारत को समझने के लिए दो सब्जेक्टों को समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी बोलता है कि भाई दो सब्जेक्ट तुम समझो, एक तो हिस्ट्री है और एक ज्योग्राफी है, एंड दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट्स आर इन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बच्चों में, दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट्स आर इन पेपर 1, ठीक है। स्टार्टिंग आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझो, ठीक है,
हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब तुम्हारी कंट्री के साथ हुआ क्या है, ठीक है, वो समझो। ज्योग्राफी का मतलब कि तुम्हारी कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, स्टेट्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन किस तरह से है, वो आपको समझना होगा। तो ये अगर भारत को समझना है तो हिस्ट्री को समझना है, ठीक है, भारत को समझना है तो ज्योग्राफी को समझना है, किसी भी आदमी को समझना है तो उसका ये समझना होगा कि वो कहाँ रहता है और कैसा वो आदमी, उसका नेचर समझने के लिए आपको ये तो समझना ही होगा, ठीक है। एक गांव में आदमी रहता है तो उसका नेचर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, गांव के आदमी का ये चीजें होंगी। और एक शहर में आदमी रहता है तो इसलिए हर स्टेट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों गुजरात इतना डेवलप्ड है, ठीक है, क्यों गुजरात इतना डेवलप्ड है? बिकॉज सारी यूरोपियन पावर एक्सेप्ट पुर्तगीज सब पहले गुजरात के अंदर ही आई थी। क्यों गोवा के अंदर अभी तक इतना मॉडर्नाइजेशन है? आपको याद आता है कि आप अगर मान लीजिए कॉलेज लाइफ के अंदर हर कोई पर्सन चाहता है कि वो एक बार गोवा जाए। क्यों भाई, गोवा ही क्यों जाए? गुजरात में भी पोर्ट्स तो हैं और ये सब चीजें, बिकॉज गोवा के अंदर 1960s तक पुर्तगीज रहते हैं, वहां का कल्चर चला है, वहां पे वेस्टर्नाइजेशन, वहां पे मॉडर्नाइजेशन है, वहां पे कल्चर ही ऐसा है जैसे कि आपको अमेरिका के अंदर कल्चर मिलता है। पुर्तगीज वहां पे पुर्तगाल वाले लोग वहां पर आकर 1960s तक रहे, उसके बाद हमने इंडिया ने गोवा को लिया है। इज दिस क्लियर? तो हर चीज का एक रीजन है, हर चीज के पीछे एक स्टोरी, एक कहानी है, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस वन, कि ये हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। टॉपिक कुछ नहीं होता, इसके अंदर एक कहानी है जो हर चीज के अंदर, हर टॉपिक कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस इंडिया के अंदर अराइवल हुए। देखिए इंडिया की जो, अगर हम देखें 18 सेंचुरी, 16 से 16 17 सेंचुरी के अंदर इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, दैट इज ए रिसर्च वर्क, इंडिया की जीडीपी है, उसका कंट्रीब्यूशन कोई बता सकता है कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली एक्स परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी कितना होगा? एनीबॉडी इन द क्लास? सर 52% अराउंड। 52%? 52% जानते हो कितना होता है? कि वर्ल्ड अगर 100 रुपए का, 15%, हाँ 15 to 20%. एग्जैक्टली इट वाज 24%। कालीन 52% बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा वर्ल्ड तुम्हारा 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 52 इंडिया ही कमा रहा है। अरे सॉरी सर, मैंने पहले का सोच लिया था उस समय, बिल्कुल स्टार्टिंग का। 24% था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स से पहले, मतलब 16 17 सेंचुरी के अंदर 24% वाज द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। और अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 में कितना होगा, कोई बता पाएगा? 1947 के अंदर एनीबॉडी इन द क्लास कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? कालिंद अप्रोक्सीमेटली सर 10-12%। 10-12%, 1% होगा सर, सॉरी टीपू इज सेइंग 10%, राइट? 1-2% होगा सर, 0.2, 10% नहीं होगा। 0.2, हाँ 10% क्या? नो इट्स 2%, 0.2 ना सर, 2 2% ऑफ 2%. जीडीपी, ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी। Yes. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पर अगर आप देखिए इस टाइम पर, इस 16 17 सेंचुरी, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन कोई बता सकता है मेरे को? एनीबॉडी इन द क्लास? गैस, वाइल्ड गैस, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा, वाइल्ड गैस। टीपू वाइल्ड गैस? सर ब्रिटेन का इस टाइम पे 15-20% हो सकता है। ओनली 2%। एंड ब्रिटेन ब्रिटेन का का बाद में पता है 1947 के आसपास था, एग्जैक्टली 24%। तो ये कहानी इसकी है कि इंडिया की जीडीपी जो थी 24% से कैसे 2% हो गई। ये कहानी इस तरह की कि इंग्लैंड की जीडीपी 2% से कैसे 24% हो गई, कैसे रिवर्स हो गया ये सब सिस्टम। ये कहानी इस चीज की है, ये कहानी इस चीज की है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रूलर्स आए, ठीक है, और बहुत अच्छे से रहने लग गए, ठीक है, इंडिया के अंदर रहे। पर ऐसा क्या हुआ कि बाहर के जो रूलर्स है जैसे यूरोपियंस हुए, ठीक है, ये आकर इनको इतना अच्छा एक ग्राउंड मिल गया जिसके अंदर 24% जिसकी जीडीपी थी, इकोनॉमी थी जिसकी, उसके ऊपर कब्जा करने का इनको क्या हम पॉलिटिकली इतने वीक थे? क्या ये कंडीशंस थी जिसके अंदर ये रिवर्सल ऑफ इकोनॉमी हुई इंडिया की? ये सब चीजें हमको समझना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर। एनीवन? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस के अराइवल के बारे में हम बात करते हैं। तो हमको देखिए तीन चीजें हमको इसके अंदर जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। व्हेन दे अराइव्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल कब वो लोग आए थे, ठीक है, कहां पर आए थे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और क्यों आए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कब आए थे, कहां आए थे, क्यों आए थे, क्यों इंडिया में क्यों आए भाई? आपको पता है सर इंडिया में, पता है क्यों आए? क्योंकि सिर्फ 24% इतना, मतलब हमको सोने की चिड़िया हम थे, ऐसा नहीं था कि हम सोने की चिड़िया नहीं थे।
ठीक है, हम सोने की चिड़िया सच में थे, इसीलिए हमको सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर आने का मेन मकसद क्या होगा सर? मनी होगा। ठीक है, देयर आर मेनी रीजंस, ठीक है, वन ऑफ देयर रीजन इज मनी। ठीक है, तो व्हेन दे कम इन इंडिया दैट इज फैक्चुअल, टू फैक्चुअल, आपको पता है, पता करना है कि भाई इतनी तारीख को आए थे ये। ठीक है, वेयर दे कम ये भी सर फैक्चुअल है, ये पता चलेगा। व्हाई दे कम दैट इज बेट कंसेप्चुअल, राइट। यहाँ पर तीन कंसेप्ट। तो हिस्टोरियंस जो हैं, ठीक है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, मैंने इसके अंदर मॉडर्न इंडिया के ऊपर बहुत रिसर्च वर्क करा हुआ है, तो मैंने बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस को भी पढ़ा है, राइट, इसके अंदर। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, उन्होंने वाई का रीजन पता है क्या दिया? उन्होंने वाई का रीजन दिया 3 G's। ठीक है, 3 G। जी फॉर, फर्स्ट G इज द गोल्ड, सेकंड G इज द गॉड, एंड थर्ड G इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन। ये 3 G's के कारण यूरोपियंस आए किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अब किसी का क्या होगा? किसी का गोल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किसी का गॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किसी का ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पर मेजोरिटी जो लोग हैंगे, ठीक है, देखिए ये जो चीज होती है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बाद में ये सब जो गॉड बनते हैं वो इकोनॉमी के कारण बनते हैं। ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन कब होगा? जब इकोनॉमी होगा। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन, वी कैन से दैट वन, बट दिस इज आल्सो द रीजन, एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन इज आल्सो द रीजन। रिलेटिवली अगर हम बात करें, रिलेटिवली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। ठीक है, रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिशर्स जब आए तो उनका मेन मकसद था गोल्ड, फर्स्ट। पुर्तगीज जब आए तो उनका मेन मकसद गोल्ड भी था, बट उससे ज्यादा एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स उनका था गॉड, गॉड वाज देयर। इनके जब स्टार्टिंग से अगर हम बात करेंगे, शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से जो इनके रूलर थे, दे ऑलवेज फोकस ऑन द व्हाट? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के ऊपर फोकस करा, और वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया इज द क्रिश्चियनिटी ओनली। हाँ, वो गॉड लेकर आना चाहते थे ऐसी कंट्री के अंदर जिसके अंदर गॉड की कमी नहीं है, जिसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता है। समझ रहे? यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तुम्हारा गॉड यहाँ पे नहीं चलेगा। क्राइस्ट आएंगे तो क्राइस्ट विल फील दैट कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वन इज दिस गॉड, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे जो उनको नहीं करने चाहिए थे। इन्होंने हिंदू से लड़े, मुस्लिम से लड़े। मुस्लिम तो इनको भाते ही नहीं थे, अरब मुस्लिम से तो इनकी लड़ाई थी। अरब जो थे वो तो इनके कंपिटिटर थे। तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वन इज गॉड। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, गोल्ड। तो हम कहेंगे भाई ब्रिटिशर्स आर मोर प्रोफेशनल, ब्रिटिशर्स ज्यादा प्रोफेशनल थे as compared to Portuguese. That's why Portuguese, in spite of having good navy, ठीक है, they cannot compete with the Britishers. Last में इनको हारना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्टोरी इस चीज की है कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनको किस काम के लिए आ रहे हैं, ठीक है, क्यों आना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या इनका रीजन है, क्या नहीं है, ये सब चीजें इसके अंदर। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बारे में, इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में उन्हें पॉलिटी में बहुत पढ़ा है। ठीक है, आपने देखा स्टार्टिंग के जो 5-6 क्लासेस है उसके अंदर हमने ब्रिटिशर्स के बारे में समझने की कोशिश करी। Please do revise that one. I will revise it again, ठीक है, for you, but you have to revise it again, ठीक है, by seeing the videos or by watching the PPTs, by reading the PPTs, ठीक है। आपको एक बार उसको रिवाइज करना है, because that is important, क्योंकि हमने वहां पे जो मेहनत लगाई थी अपनी, ठीक है, उसका यूज अब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझे कि अराइवल ऑफ, अगर हम देखिए यूरोपियंस देखें तो गोल्ड, गॉड और ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि भाई सर फैक्ट्रीज कौन ने किस तरह से कब बनाई, कहाँ बनाई, ये सब चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको कुछ कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं। अगर अभी हम ये समझे कि भाई देखो, पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि व्हाई। ठीक है, अब व्हेन और वेयर बहुत इजी है। ये रहा व्हेन और वेयर, एक एक लाइन के अंदर, एक स्लाइड के अंदर आपको बता देते हैं। पोर्टुगीज है, ठीक है, कहां पर है? 1498 के अंदर है सर। कौन है सर? वास्को डी गामा। ठीक है, कैलिकट के अंदर आए थे। बाकी सब डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ये सब स्टार्टिंग के अंदर, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्रीज जहां सेटअप करी वो अलग चीज है। स्टार्टिंग के अंदर कहां पर भिड़े? सबसे पहले सूरत में है, सभी सूरत के अंदर है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, द पुर्तगीज, द डच, द इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच ऑल कम्स इन द, मतलब एक्सेप्ट पुर्तगीज, ये सब सूरत के अंदर है। कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो रहा होगा सर सूरत के अंदर कि इन सब की एंट्री इजीली हो गई। ठीक है, कलिकट के अंदर जब आना है 1498 के अंदर वास्को डी गामा आएगा। ठीक है,
तो उसका जो नेचर था ये भी कुछ रहा होगा कि वो लोग कलिकट के अंदर ही है। समझ में आ रहा है? तो वास्को डी गामा एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान, ठीक है, जो आकर दोस्त बना लेगा वहां पर, और दोस्त बना लेगा तो वहां पर पहले से कोई जानने वाला है, तो क्या करेंगे, पोर्तुगीज उधर ही रहेंगे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि भाई 1498 के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि वास्को डी गामा साहब आए। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे हम पूरा इसको हिस्टोरिकल वे के अंदर, स्टोरी वे के अंदर अपन समझ लेंगे। देखिए, इसको याद करना है। याद कैसे करें सर इसको, कि पोर्तुगीज पहले आए। तो देखो, इसको एक तो याद करो, सबसे पहले तुम्हारे पास पेन ड्राइव है। ठीक है, एक ऐसे याद करो, मतलब जस्ट रिमेंबर करने की ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है, आप अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं। पेन ड्राइव है तो उसको पीडी बोलते हैं अपन, पेन ड्राइव है। उसके अंदर आप बोर हो रहे हैं, आपके पास पेन ड्राइव है, आपने पेन ड्राइव उठाई, पेन ड्राइव उठाकर उसके अंदर फिर क्या करोगे आप, इंग्लिश मूवी डालोगे, इंग्लिश मूवी डालोगे। ठीक है, डाली आपने इंग्लिश मूवी, और फिर फ्रेंच फ्राइज के साथ आपने देखने लग गए। फ्रेंच फ्राइज है ना, फ्रेंच फ्राइज खाकर आप मूवी को देखने लगे। तो पीडी से क्या है, पोर्तुगीज एंड डच। पीडी, पीडी से याद हो जाएगा। पेन ड्राइव उठाई आपने, ऐसे इमेजिन करो आप बोर हो रहे हो, पेन ड्राइव उठाई आपने, ठीक है, इंग्लिश मूवी, बॉलीवुड मूवी तो कुछ है नहीं आजकल, हॉलीवुड मूवी डाली आपने उसके अंदर। ठीक है, और हॉलीवुड मूवी डालकर आपने क्या करा, फ्रेंच फ्राइज खाई। तो हॉलीवुड मूवी डाली, इस तरह से आपको ये डेनिस इस तरह से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फिर फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, तो इस तरह से देख लो, पेन ड्राइव उठाई आपने, पीडी, पोर्तुगीज एंड डच। ठीक है, आपने इंग्लिश मूवी डाली, ठीक है, इंग्लिश मूवी डाली और फिर फ्रेंच फ्राइज के साथ खा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा, तो इजीली याद रह जाएगा। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी। ठीक है, हम देख रहे हैं 1498 के अंदर ये है पोर्तुगीज, 1604 के अंदर डच आए, फिर आए इंग्लिश, ठीक है, दैट इज 1608 के अंदर ब्रिटिश आए, ठीक है, 1618 के अंदर आए सूरत, और फ्रेंच आए 1667 के अंदर। ये हमको इसके अंदर याद रखना। एनी डाउट इन दिस वन? तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये मैप देखिए आप पहले। ठीक है, इस मैप में आपको क्या दिख रहा है, कि इस मैप में सर हमको ये दिख रहा है कि यूरोप से अगर किसी को आना होगा ना, तो उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो इधर से आ सकता है, या फिर इस तरह से आ सकता है ना सर, दो रास्ते हैं इसके पास। या तो लैंड रूट पकड़े, यहाँ से स्टार्ट करे और लैंड रूट पकड़कर इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर। चाइना का भी बहुत अच्छा इकोनॉमी था, 20%, हमारा 24% है, तो चाइना का 20%। गेटिंग दिस वन है ना। और इसको अगर यहाँ पर आना है चाइना, पर चाइना सर अपने आप में रहता था, मस्त रहता था अपने आप के अंदर, इस तरह से वहां पर। और पहले जब इंडिया में आना बहुत इजी था एज कम्पेयर टू चाइना। इसका भी रीजन है, आई विल लेट यू नो इन द फ्यूचर स्लाइड्स, राइट। तो अब इनको क्या करना था सर, यहाँ से आना था। सर यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करा उन्होंने सी से, मेडिटेरेनियन सी से, फिर ये इजिप्ट के अंदर थोड़ा सा लैंड करेगा, क्योंकि सर यहाँ पे रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रास्ता नहीं है सर। ठीक है, अब यहाँ पर लैंड करेगा, लैंड का रूट लेकर, लैंड का रूट लेकर रेड सी के अंदर आएगा, रेड सी के अंदर फिर सी चलता रहेगा, और फिर इस तरह से आएगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि इस तरह से आ रहे थे, आराम से इनका काम चल रहा था। सर शॉर्टकट ये है सर, इधर। सर वो क्या पागल हो गया था क्या, कौन सर, ये लोग, ये जो पर्सन है, ठीक है, कौन, पुर्तगीज, पुर्तगीज के अंदर जो वास्को डी गामा, तो ऐसे घूम के आया, बताओ, इस तरह से घूम के फिर यहाँ पर आया, फिर इंडिया गया। सर कितना बड़ा पागल था, ये देखो कितने समझदार लोग। ऐसा नहीं बच्चों, वो भी समझदार था, पर कुछ कंडीशंस ही ऐसी बन गई कि उसको ऐसा करना पड़ा। क्या कंडीशन बन गई, आई विल लेट यू नो। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, कोई आपसे पूछे कि बिफोर, मतलब 1400 सेंचुरीज के अंदर, और 1453, एग्जैक्टली 1453 से पहले, व्हाई आई एम सेइंग 1453, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट वन। ठीक है, 1453 से पहले किस तरह का रूट रहता था, तो लैंड से गए, ठीक है, वाटर से गए पहले, फिर वाटर से लैंड, लैंड से फिर वाटर, तो वाटर लैंड वाटर, और अपन कह सकते हैं सी, लैंड और सी, इस तरह से पहुंच जाते हैं। बट अगर आप बात करेंगे, ठीक है, आप बात करेंगे किसकी, आप बात करेंगे वास्को डिगामा की, तो वास्को डिगामा यहां से निकले, ठीक है, और वो क्या गए, सी के अंदर गए, सी 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 सी, और फिर वो यहाँ पर। इज दिस क्लियर? तो वास्को डिगामा जो आए, उसने सी से, सी और सी, ठीक है, यही चला। पर यूरोप जो पहले आ रहा था, पहले जो लोग आ रहे थे, वो क्या आ रहे थे, मेडिटेरेनियन सी से, फिर लैंड पे आते थे, फिर रेड सी पे आते थे, और फिर इंडिया पे आते थे। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आई विल लेट यू नो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बैक टू द अवर दिस कॉन्सेप्ट, कि पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाते हैं, पहले पोर्तुगीज को बोले और वास्को डिगामा बोले, और ब्रिटिशर्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स पे आ गए थे। ब्रिटिशर्स जो थे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे आते थे, वो इस तरह से आते थे, मेडिटेरेनियन सी से, इजिप्ट के अंदर होकर इधर से, ठीक है, यहां पर ये आ जाते थे, और इंडिया के अंदर फिर ये इस तरह से, राइट। अब यहाँ पर जो थे ना, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, एक एम्पायर डेवलप होने लगा।
ठीक है, यहाँ पे पहले रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर ने अलाउ कर रखा था, है ना, धीरे धीरे एक एम्पायर यहाँ पर डेवलप होने लगा और उसको हम बोलते हैं ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जिसके अंदर टर्क्स हैं, टर्क्स। ऑटोमन एम्पायर हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर आया है, ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर इस तरह से फैल गया और ऑटोमन एम्पायर ने कहा कि भाई हम किसी को आने नहीं देंगे, क्रिश्चियनिटी वाले तुम तो भूल ही जाओ, हमने यहाँ पर ये रूट जो है ना कैप्चर कर लिया उनको, ऐसे समझो, दिस रूट विल बी कैप्चर्ड बाय देम, ठीक है, इस तरह से। देखिए हर जगह पर ये ग्रीन जो एरिया है दैट इज ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा था, 1400s के अंदर थोड़ा 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 बढ़ा, लास्ट के अंदर 15th सेंचुरी के लास्ट में जाते जाते ये बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। और ये एरिया के अंदर का यहाँ पर तुम्हारी नो एंट्री है। अब ये यूरोपियन वाले थे ना, सारे इनसे क्या है, गुस्सा खा के बैठ गए, गुस्सा हो गए कि यार इतना अच्छा रूट था, इंडिया के अंदर जाते थे, अच्छा खासा ट्रेड हो जाता था हमारा, धीरे धीरे हम जाते थे, ठीक है, इस तरह से होता था। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे मोनोपोली बना दी, ठीक है, ऑटोमन्स ने, ठीक है। और ऑटोमन्स के नीचे की साइड जो होंगे ना, वो होंगे अरब मुस्लिम्स। तो अरब मुस्लिम्स और ये लोग क्या है, ये लोग आपस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इंडियंस आपस में, और अरब मुस्लिम्स ने इंडियंस के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड कर रखा है, इंडिया के अंदर कैप्चर कर रखा है एक तरह से मार्केट, अच्छा सा एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हुआ, इनको नया रूट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जा नहीं पाते हैं, ठीक है, जा नहीं पाते हैं तो इनको नया रूट ढूंढना पड़ता है। और यहाँ पर पुर्तगाल के किंग है, उनका नाम है प्रिंस हेनरी, और उनको निकनेम ही उनका है नेविगेटर। नेविगेटर है उनका, निकनेम ही नेविगेटर है कि भाई इसका नेविगेटर, इसको ऑब्सेशन है, इसको कहना है कि भाई मेरे को है ना उधर जाना है, मेरे को इंडिया के अंदर जाना है, मेरे को देखना है वो कंट्री कैसे, सोने की चिड़िया क्या है मुझे देखना है, ठीक है। ऑब्सेशन टू एक्सप्लोर द सी, मेरे को एक्सप्लोर करना है, मेरे को यहाँ पे एशिया के अंदर जाकर करना है, बस इसको ऐसा ऑब्सेशन था। दूसरा ऑब्सेशन इसका क्या था, टू सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन, मुस्लिम डोमिनेशन जो बना हुआ है ना, इसको क्या करो, इसको पार करते हुए दूसरा रूट ढूंढो, सर्कमवेंट करो उसको, मतलब मुस्लिम डोमिनेशन को इग्नोर ही कर दो, हटाई दो उसको, काट दो, हम तो दूसरी जगह से चले जाएंगे, ऐसा कर देते। स्प्रेड क्रिश्चियनिटी फॉर एंड वाइड, कि स्प्रेड करो क्रिश्चियनिटी को, और दीज आर द रीजंस फॉर व्हाट, फॉर एवरी पुर्तगाल रूलर। ये मैंने क्यों बताया आपको, बिकॉज ये रीजंस है, ये तो मर गए थे, ठीक है, इनका तो डेथ हो गया था, ये तो सोचते सोचते मर गए, बट दिस आर द रीजंस फॉर द पुर्तगाल्स। और ये जो होंगे वो क्या करेंगे, इन्हीं रीजन के कारण इंडिया की खोज करने लगेंगे, और इंडिया की खोज करते करते हमारे पास आएगा वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा आएगा। देखो वास्को डिगामा जब यहाँ पर आया तो हमें ये पता है कि भाई देखो ये सब चीजें कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये लोग जो हैं, ये जो है ब्रिटिशर्स, एक बार बताओ स्विस कैनाल क्यों नहीं यूज कर लेते, एनीबॉडी इन द क्लास? स्विस सर वो बनाया नहीं था तब तक। बनाया नहीं था। स्विस कैनाल बनाया नहीं था, है ना, 1860s के अंदर बनाया स्विस कैनाल, ठीक है, तो ये बना ही नहीं था तब, ठीक है, इसलिए ये यूज नहीं करते। अब इस स्विस कैनाल की कहानी जैसे है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, आगे जाके फ्रांस सोचेगा ना, फ्रांस सोचेगा यहाँ पर स्विस कैनाल बना लेगा, इंग्लिश को दिक्कत होगी, वो सब चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आगे चलकर, राइट। बट बिफोर दैट प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम यहाँ पे भी ऐसे सोच सकते हैं यार स्विस कैनाल से आ जाते, ठीक है, ये वास्को डिगामा पर स्विस कैनाल था भी, दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पर सब जगह कंट्रोल हो गया था किसका, ऑटोमन टर्क्स का, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे एक इंपॉर्टेंट अपन देखेंगे कि ये अपने इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो बनता गया, राइट। अब आगे चलते हैं अपन, इसके अंदर आगे चलें। तो देखो यहां पर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखेंगे वाटर, वाटर एंड वाटर, इस तरह से आया है, कौन इस तरह से आया है, अपना पुर्तगीज का वास्को डिगामा। आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है, ठीक है, और हो सकता है कि आपके जो टेस्ट के अंदर पूछा जाए क्वेश्चन, राइट। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, राइट, ये अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो अब इसका मेन पर्पस क्या था भाई, पुर्तगीज के अंदर ये चाहती क्यों थी इंडिया के अंदर, एक तो इंडिया बहुत ही अच्छा सा सर, बिल्कुल गोल्ड, गोल्ड जो आपने बोला था पहला जी, गोल्ड तो बहुत है, ठीक है, एक तो ये रीजन था। और एक इंपॉर्टेंट रीजन जो था ना, यहाँ के मसाले सर, यहाँ के मसाले इनको है ना बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे, क्योंकि सर यहाँ पे बनता था बहुत सारा मीट, ठीक है, यूरोप के अंदर मीट का कंजम्पशन बहुत होता था, और ये मीट बनाते थे और सुबह तक तो ये खराब हो जाता था, शाम तक तो ये खराब हो जाता था। इनको लगा यार मीट बनाएंगे खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पाइसेस मिलते थे हमारे यहाँ, इंडिया के अंदर ऐसे स्पाइसेस जिसको अपन बोलते हैं काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर,
इसकी खोज के अंदर ये इंडिया तक पहुंच गए, ठीक है। ब्लैक पेपर मतलब जो काली मिर्च है, जो कि क्या करती है, आप अगर उसको सब्जी में डालेंगे तो वो सब्जी को खराब होने से बचाती है, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन इज दिस स्पाइसेस ब्लैक पेपर, ठीक है, टू प्रिजर्व द मीट, मीट को प्रिजर्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर इस तरह से होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे बहुत गोल्ड था भाई, बहुत पैसा था। ऐसा बोला जाता है कि जब वास्को डिगामा यहाँ पर आए हमारी कंट्री के अंदर, तो 3 शिप्स लेकर गए वापस, ठीक है, और 60% प्रॉफिट हुआ। आर यू गेटिंग दिस वन? 60% प्रॉफिट। आज तक आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करा होगा, कितना मिलता होगा? शेयर मार्केट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 15%, 20% या 60% मिल रहा है। जितना इसने खर्च करा था उसका 60% प्रॉफिट इज गेटिंग दिस वन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ये 60% प्रॉफिट है ना, इतना ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, तो इसके लिए रिस्क भी होगी। हाँ, विदाउट रिस्क यू कैन नॉट गेट द मतलब प्रॉफिट ना, रिस्क तो लेना ही पड़ता है आपको दे। तो मुझे बताओ कोई क्या रिस्क थी, और वास्को डिगामा की क्या रिस्क थी? सर वो पायरेट्स थे उधर सी में। पायरेट्स थे, और अच्छा, और पायरेट्स से डर था, और उस टाइम पे अरब का ट्रेड का डोमिनेशन था। क्या था आदित्य? टॉन्स वगैरह आते थे उनके, जो वो सी रूट था। ओके, अरब का ट्रेड का डोमिनेशन था सर। खराब ट्रेड का डोमिनेशन था, और सर अपना इंडियन मार्केट भी उसको कॉम्पिटिटिव होगा। कॉम्पिटिटिव। सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या था? सबसे बड़ा रिस्क ये था कि वहां से ना बहुत सारे लोग निकले थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वास्को डिगामा को ही सपना आया था कि इंडिया ढूंढे, बहुत सारे लोग यहाँ से निकलते थे, ठीक है, इंडिया के लिए, ठीक है। पर वो निकलते थे, पर वो आज तक नहीं पहुंचे, ठीक है, 2021 तक वो घर नहीं पहुंचे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, इतना बड़ा रूट है भाई, ये देखो ना, अब मान लो आप पैरेट्स भी नहीं है, अरब डोमिनेशन भी नहीं है, इतना बड़ा रूट है, जान का खतरा नहीं है क्या? जान का खतरा भी तो है। उस वक्त शिप्स भी इतना ज्यादा नहीं होता, और किस तरह से उनका इस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। बहुत सारे लोग निकल गए, शिप निकाल कर लेके गए, पर आज तक नहीं लौटे। सबसे बड़ा खतरा था जान का खतरा, और ये सबसे बड़ा खतरा होता है लाइफ के अंदर। अगर तुमको ये वाला खतरा झेलना आ गया ना, रिस्क ऑफ लाइफ, तो फिर तो कुछ भी है ना लाइफ के अंदर। अगर तुम निर्भीक हो गए, निडर हो गए, निडर का मतलब क्या होता है कि आप मरने से नहीं डरते, तो फिर तो कुछ ही है, ठीक है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपको किसी चीज का डर नहीं रहता, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि भाई वहां से जहाज निकाला और यहाँ पे पहुंच गए और फिर और हुआ यार कितना 60% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पर आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पे रिस्क बहुत, ठीक है। तो अभी मेंस के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, राइट। अब ऐसा माना जाता है, देखो ये भी माना जाता है, पर अगर ये, क्योंकि सारी बुक्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, पर इसका कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि अब्दुल माजिद जो है, गुजराती एक अब्दुल माजिद थे, वो उनको कलिकट लेकर गए थे, ठीक है। वहां पर उनको गुजराती नेम्ड अब्दुल माजिद, वो कलिकट के अंदर उनको मिले थे, और उन्होंने उनको जमोरियन किंग्स से लगा। जमोरियन किंग्स के बारे में कोई कुछ बताएगा? दे आर द हिंदू रूलर्स, ये हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और जमोरियंस जो थे, जमोरियंस के बहुत अच्छे रिलेशन थे तब अरब मुस्लिम से, ठीक है। तो अरब मुस्लिम से क्या था, उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो अब्दुल माजिद वाज इन सपोर्ट ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली वास्को डिगामा, ठीक है, डजंट मैटर। पर जमोरियंस के पास जब वास्को डिगामा से जमोरियंस मिले, तो उसका आप कह लो कि भाई नेचर ऐसा था कि सबके साथ घुल मिल जाता था, क्या था, तो जमोरियंस बिकम द फ्रेंड ऑफ व्हाट, फ्रेंड ऑफ पोर्टुगीज नेविगेटर, दैट इज व्हाट, दैट इज वास्को डिगामा। और ये बात अब देखो कहानी बन रही है, अभी कहानी बनते बनते आपको पता चलेगा बाद में कि हाँ सब कुछ अपन को याद हो गया, कोई भी ऐसी चीज रही नहीं है जो अपन को याद हो, ठीक है। तो अपन को याद है पीडी इंग्लिश, ठीक है, पीडी इंग्लिश मूवी डाली, मतलब डेनिस, और फिर लास्ट के अंदर क्या होगा, फ्रेंच फ्राइज अपन कर, तो वो पीडी, तो आपको याद हो गया पीडी, ईडी, और फिर आप फ्रेंच फ्राइज खा लो, ठीक है। इस तरह से अपन ने वो याद कर लिया, राइट। अब अरब ट्रेडर्स वर अगेंस्ट दिस वन। अगर अरब ट्रेडर्स ने बोला भाई ये अलग ही कहीं से आया पुर्तगीज, वास्को डिगामा, तो वो चाहते थे कि यार पुर्तगीज यहाँ पर नहीं है, तो अरब ट्रेडर्स फॉर अगेंस्ट दिस वन, क्योंकि उनका अच्छा खासा जमोरियंस के साथ ट्रेड चलता, ठीक है। तो वो यूरोपियंस को मांगते ही नहीं थे, उनको लगता है यार यूरोपियंस आ गए तो ये कुछ कंपटीशन क्रिएट कर देंगे सिस्टम के अंदर। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव फर्दर। देखिए ऐसा नहीं था कि सबसे पहले जो ट्राई करा था वो ऐसे वास्को डिगामा नहीं करा, नहीं, एक बंदा और आया था पहले, ठीक है।
पहले बहुत सारे बंदे आए थे, वो तो बीच में चले गए, वो तो अभी तक उनको ढूंढ ही रहे कहाँ गए, और मतलब अभी तक ढूंढ रहे मतलब नहीं होंगे वो, राइट। तो एक पर्सन आया था, बार्थलोम्यू डाइस, ठीक है, म्यू डाइस, ठीक है, बार्थलोम्यू डाइस, ठीक है। पर ये आया, यहाँ से आया, और यहाँ से आता 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 यहाँ पे चला गया, सी टू सी, केप ऑफ गुड होप पे आया, जहाँ पर वो आया था, ठीक है, अपना वास्को डी गामा। पर यहाँ से उसने इसको टच करा, अफ्रीका के इस तरफ को, और फिर उसने सिखाया मजा नहीं है जिंदगी में, चलो वापस चलते हैं, और वापस चला गया, ठीक है। तो आपसे पहले बोला गया है कि केप ऑफ गुड होप पे सबसे पहले कौन आया था, ठीक है। तो आप लगाएंगे, मतलब हो सकता है आप लगा दें वास्को डी गामा। आए कौन थे, बार्थलोम्यू। आपसे पहले आया कि पुर्तगीज के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन आया था, तो विदाउट एनी डाउट वास्को डी गामा, ठीक है। ये आपको इसके अंदर लर्न रखना है, राइट। तो पुर्तगीज नेविगेटर बार्थलोम्यू डाइस राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका एंड सेल्ड अप टू द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट गया उसकी, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे गया और फिर वापस चला गया, ठीक है। तो ये उसने इसके अंदर लिखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूलर्स आए थे, मतलब बहुत सारे नेविगेटर्स आए थे, जैसे 1500 के अंदर पेड्रो एल्वार्स कैब्रल आए, ठीक है। वो कलकत्ता रीच करे, मतलब वास्को डी गामा के बाद 1498 के अंदर वास्को डी गामा है, इसके बाद ये है। पर यहाँ पर इनकी क्या हुई, जमूरियन किंग से इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना, प्लस अरब मुस्लिम थे उनसे इसकी लड़ाई हो गई, और बेचारा बहुत बुरा पिट कर गया ये वापस, ठीक है, पेड्रो एल्वार्स कैब्रल। तो फिर ये रास्ते में इसको मिला होगा, क्योंकि ये भी आ रहा था 1501 के अंदर, ये आया था, तो रास्ते में इसको मिला होगा। बोले भाई रो क्यों रहो, बोले यार बहुत मारा मेरे को, ठीक है, मैंने भी मारा, ऐसा नहीं है, पूरे जहाज को जला के आया हूँ अरब मुस्लिम्स के, ठीक है। बट है ना, ये है कि यार तो तू जा रहा है तो जान रहे, तो उसने बोला भाई देख, वहां पर जाने के लिए ना एक टैक्टिक्स होती है, अरे यार दोस्त बनाना सीखो, फ्रेंडली नेचर रखो। मैं देख दूसरी बार जा रहा हूँ, वापस शिप भर के लाऊंगा ब्लैक पेपर से, और फिर देखना क्या कमाऊंगा। बोले भाई तू ही जा, मैं तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये 1501 के अंदर वापस वास्को डी गामा है यहाँ पर, got into the friendly treaties with the Zamurians. He has the friendly nature, ऐसा माना जाता है। और वास्को डी गामा सेटअप ट्रेडिंग फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज क्या होता है ना, ये अलग कॉन्सेप्ट है, जो आपको याद है वो अलग कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री होता क्या है रियल में, ये मैं आपको कल बताता हूँ, ये अलग कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री एट कैनोरी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, किसने, वास्को डी गामा ने, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पर बनाए, ठीक है, जो कि केरला के अंदर है ये, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट्स इन्होंने यहाँ पर बनाए, और उनको अपन ने क्या कहा कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो गया पुर्तगीज के ट्रेडिंग पोर्ट्स बन गए, और यहाँ से स्टार्ट हो गया पुर्तगीज का, राइट। तो 1501 में वापस आया। इस वक्त वास्को डी गामा और ये जब मिले थे रास्ते के अंदर, है ना, ये सिर्फ स्टोरी बनाना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। ये सब पेड्रो जो थे, पेड्रो एल्वार्स कैब्रल, ठीक है। कैब देखो क्या हो रहा था, कैसे समझो कि वास्को डी गामा यहाँ से आ रहा है और कैब्रल यहाँ से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 1500 के अंदर ये यहाँ पर आया था और फिर वापस लौट के चला गया था। तो 1501 में ये वापस आ रहा है, तो इसको ये मिलता है रास्ते में, ये बोलता है भाई उधर तो बहुत बुरी पिटाई पड़ती है, उधर मत जाना। उन्होंने बोला देख अभी मैं जाता हूँ और मैं तेरा भी सॉर्ट आउट करवाऊंगा, अरब्स को है ना, अरब्स के खिलाफ को जमोरियन को बढ़ा दूंगा। भाई जमोरियन अपना बंदा है, अपन ने बहुत अच्छी सेटिंग कर रखी है उससे, बहुत अच्छे से हम उससे बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो हम ये जमोरियन के पास गया, जमोरियन से बोला जमोरियन भाई ये देखो ये अरब मुस्लिम है ना, इसकी चुगली करने लगे अरब मुस्लिम से। जमोरियन ने बोला देख भाई धंधा तू भी कर वो भी करेगा, ऐसे मैं किसी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और ये एक क्या था, अरब मुस्लिम के खिलाफ उन्होंने भटकाया जमोरियंस को, बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस, और ये वापस से चले गए अपना। उन्होंने कहा बिजनेस रहने देते कि ये हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो ऐसा है कि जमोरियंस और उनके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन कभी आया है कि क्या था, पुर्तगीज और जमोरियन के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन। तो अरब मुस्लिम वाज वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दिस वन, जिसके बीच में इनके बीच में कंफ्लिक्ट भी हुआ कि जमोरियंस ने नहीं माना, जो कि कौन कह रहे हैं, पुर्तगीज के वास्को डी गामा कह रहे हैं। व्हाई वास्को डी गामा इज सो इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज पहला आदमी है जो वहां से आ रहा है और यहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर जाता है और वहां पे ब्लैक पेपर बेचता है, ठीक है। तो ट्रेड के अंदर तो इन्होंने कहा कि भाई हमको भी ट्रेड करना है, हमको भी पैसे चाहिए, वो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिए दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक आपको कुछ बेसिक क्लैरिटी होगी पुर्तगीज के बारे में, कुछ जानेंगे आपको। वास्को डी गामा अगेन केम एंड गॉट इनटू द फ्रेंडली ट्रीटीज विद जमोरियंस, जैसे उसकी आदत थी। वास्को डी गामा सेट अप ट्रेडिशन फैक्ट्रीज एट कैनोनोरी, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या करा, फैक्ट्रीज करी। व्हाट इज फैक्ट्रीज, आई विल लेट यू नो, ठीक है। फैक्ट्रीज वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग, बट अपन ये चीज कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। अरे सर ये क्या हुआ, थोड़ा गर्मी लग गया, ठीक है, गर्मी का मौसम हो गया, फैन चला लेते हैं, ठीक है। फैन का मतलब क्या है सर, FAN,
एन से है नीनो, ठीक है, इसमें है, ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीडो, है ना, और इसका है अल्बर्स अल्बर्किस, है ना, इस तरह से इसका नाम है, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं ना, ये गवर्नर्स हैं, किसके गवर्नर्स हैं? ये पुर्तगाल के गवर्नर्स हैं। पुर्तगाल के राजा ने इनको भेजा, इस सीरीज के अंदर याद करना है FAN, ठीक है। तो अपन इनको याद करेंगे कि भाई F आया तो इसने क्या करा, A आया तो इसने क्या करा, N आया तो इसने क्या करा, इसके अंदर। तो आपको कभी क्रोनोलॉजी के अंदर याद रखना है तो आपको फैन से याद रखना होगा बच्चों, कि कौन सबसे पहले आया, कौन उसके बाद आया, फिर उसके बाद कौन आया, तो आपको इससे फैन से याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहली बार आया 1505 के अंदर, और इसको भेजा गया किंग के द्वारा, किंग ऑफ पुर्तगाल। और किंग ने क्या बोला, किंग का नाम है मनोएल, ठीक है। तो किंग का नाम आपको याद नहीं रहा है, किंग ने बोला भाई देखो फ्रैंक मेरे दोस्त, ब्लू वाटर पॉलिसी लगाओ उधर और फोर्ट बनाओ, 2 काम करो तुम। बोले जो हुक्म में क्या आता, 1505 के अंदर मैं जाता हूँ, 1505 के अंदर ये गए, दिस इज द फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। ये गए किसके अंदर, 1505 के अंदर, किंग ऑफ पोर्चुगल अपॉइंटेड ए गवर्नर इन इंडिया फॉर अ 3-year टर्म, ठीक है, एंड इक्विप द इनकम्बेंट विद सफिशिएंट फोर्सेस टू प्रोटेक्ट द पोर्चुगीज इंटरेस्ट। इसके साथ फोर्सेस भेजी, गवर्नर तू जा। और देखो भाई ऐसा नहीं होगा, जब इनको पता चल गया कि भाई इधर बहुत सारा प्रॉफिट है, भाई वो जाता है अपना ट्रक भर के लाता है, 60% प्रॉफिट लेता है। तो अब इकोनॉमी को अगर कंट्रोल करना होता है तो आप एक ही पॉइंट तक कंट्रोल कर पाएंगे इकोनॉमी को, जब तक आप वहां की पॉलिटिक्स को कंट्रोल ना करें। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक तुम वहां की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे पास, अब मान लीजिए इंडिया के अंदर हम देखें, अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्सपाइजर, और उससे पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, तो क्या वो यहाँ पे सक्सेस हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक तुम इकोनॉमी के बारे में सोचोगे ना, तो तुम इकोनॉमी के अंदर 1% तक ही आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर प्रॉफिट पा सकते हैं। ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा प्रोफेशनल कि भाई पैसा चाहिए बस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पर फिर भी उसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ा ना उनको, फिर भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ा। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन संभाले बिना इकोनॉमी नहीं मिलती भैया, पैसा नहीं मिलता, पहले समझो। तो वहां के रूलर को लगा, पुर्तगाल के रूलर को, किंग को लगा कि मुझे भेजने चाहिए अपने गवर्नर्स, मुझे भेजने चाहिए अपने बंदे, वहां पर जाए और वहां पर जाकर अपना पुर्तगीज का झंडा गाड़े। इन्होंने उसको बोल के बोला ब्लू वाटर पॉलिसी लगाओ, ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ साथ आप क्या करो, दूसरी चीज है फोर्ट बनाओ। दोनों काम बखूबी करा फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने, ठीक है। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा का 2 काम था इसको, ठीक है। फ्रांसिस्को द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर वाज आस्क्ड टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, और इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन उसके अंदर और अरेबियन सी के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाओ। कौन थे वहां पर उससे पहले? वहां पर सर पहले से अरब मुस्लिम्स थे, वो ये होने नहीं देना चाहते थे। फिर भी फ्रांसिस्को दे अल्मेडा वहां पे गए और उन्होंने दिखाया कि पुर्तगीज आर द सुप्रीम पावर एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पुर्तगीज सुप्रीम पावर है, क्योंकि इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज नेवी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि अगर हम एंशिएंट इंडिया देखें, ठीक है, एंशिएंट इंडिया अगर हम देखें तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है उसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी है। Are you getting this one? आर्मी जितनी पावरफुल उतना ज्यादा क्या है, उतना ज्यादा तुम पावरफुल। मिडिवल इंडिया के अंदर क्या होगा, मिडिवल इंडिया के अंदर जिसके पास नेवी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। मिडिवल इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं ब्रिटेन और ये सब चीजें मिडिवल इंडिया के अंदर, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर हम देखें, मॉडर्न इंडिया के अंदर जिसके पास एयरफोर्स सबसे अच्छा है, अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर देखेंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर देखेंगे, एयरफोर्स के कारण ही वो जीते, ठीक है। एयरफोर्स जिसका अच्छा है वो मोस्ट पावरफुल। पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर हम देखें जिसके पास क्या है, स्पेस, ठीक है, दिस इज द न्यू एम्बिशियस फील्ड। इसके पास स्पेस ज्यादा अच्छा है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा, ये लोग रूल करेंगे। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास नई से नई बिल्कुल गिल्ट एज टेक्नोलॉजी है, वो रूल करेगा। आर यू गेटिंग दिस वन? तो अब एयरफोर्स पावर नहीं रही, अब स्पेस पावर रहा है, स्पेस।
और यहाँ पर हमारा हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर भी हमारे पास कोई अच्छी आर्मी नहीं थी, वर्ल्ड क्लास। मिडिवल टाइम के अंदर हमारे पास नेवी नहीं थी, ठीक है। मॉडर्न टाइम के अंदर हमारे पास एयरफोर्स नहीं थी, बट दिस पोस्ट मॉडर्न टाइम के अंदर हमारे पास स्पेस सर्विस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम बन सकते हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे स्पेस के अंदर हमारा इसरो जो करता है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज के अंदर कम्पीट नहीं कर पाती। तो हमारे पास ये है, हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए जिससे कि हम एक क्या बने, एक हम पावर बने। देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो अपन को सब कुछ डायमेंशन में चल के पढ़ना होगा। ये चीजें आप ऐसे में भी लिख के आ सकते हैं, दिस इज प्रूवन फैक्ट, ठीक है। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, रिसर्च करके जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो ये चीजें आती हैं उसके बीच बीच में। तो वहां पर नेवी का क्यों इंपॉर्टेंस था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। नेवी का इंपॉर्टेंस, जहां पर उस वक्त नेवी जिसके पास है वो ज्यादा पावरफुल है। लड़ाई नेवी के ऊपर हो रही है वहां पर, क्योंकि वहां पर आपको रूट्स ढूंढने हैं, ठीक है। वहां पर लैंड वाली चीज चल ही नहीं रही, आर्मी वार्मी तो आप आपस में लड़ेंगे, ठीक है। आप इंडिया के अंदर थोड़ी ना, इंडिया के अंदर नेवल फोर्सेस और कंपटीशन हो रहा है फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगीज, इनके बीच में, वो नेवल फोर्स के अंदर है। इसीलिए स्विस कैनाल बनाया गया फ्रांस के द्वारा, इसीलिए ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने इतनी अच्छी अपनी नेवी जाकर खड़ी करी, ठीक है, तब जाकर फ्रांस से अब वो कम्पीट कर पाया। दिस आर द सर्टेन रीजंस। तो हम ये समझ रहे हैं, देखिए फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा ने क्या बोला है कि क्या करा है इन्होंने देखो सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इन्होंने बोला भाई इंडियन ओशन के अंदर कोई भी शिप दिख गया ना, उसको हम दबा के डुबा देंगे। बोले क्या बात कर रहे हो सर। इन्होंने बोला इंडियन ओशन के अंदर हमारी मर्जी के बिना, मतलब हम एक लाइसेंस देंगे, वो लाइसेंस, वो परमिट अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो तुम क्या कर, ये पॉलिसी बना रहा है, ठीक है। इसकी पॉलिसी जो हो गए, जो अल्फेंसो आएंगे, अल्फेंसो अल्बर्गी, ठीक है, वो जो आएंगे अल्फेंसो अल्बर्गी, वो इस पॉलिसीज को मूर्त रूप देंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक कि भाई लाइसेंस सिस्टम है, ठीक है, लाइसेंस सिस्टम है। अगर कोई भी इंडियन ओशन के अंदर कोई भी जहाज दिख गया जिसके पास वो लाइसेंस नहीं है, वो परमिट नहीं है, तो उसको वहीं के वहीं डुबा देंगे। और अरब मुस्लिम, तुम तो देखिए मत जाना भैया, इतने उन्होंने क्या करा, अपने बेड़े लाके खड़े कर दिए। तो लाइसेंसिंग सिस्टम was created to control and enforce the Portuguese trade monopoly over the wide areas in the Indian Ocean। सर इस वक्त ब्रिटिशर्स क्या कर रहे होंगे सर, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर रहे इस वक्त। अभी ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, ठीक है। अभी ब्रिटिशर्स आएंगे 1600 के अंदर, ठीक है, 1600 के अंदर ब्रिटिशर्स आएंगे, मतलब ठीक 100 साल बाद 1505 के अंदर ये ब्रिटिशर्स आएंगे 1606 के अंदर। तब वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर इस तरह से क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें तब देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है, लाइसेंस दिया है, अगर जिसके पास लाइसेंस है वो तो यहाँ पे रह सकता है, अदरवाइज भैया आ मत जाना, नहीं तो डुबो देंगे आपको। देखिए ऑफिशियली नो वेसल वर परमिटेड टू सेल इन द इंडियन कोस्ट विदाउट दिस डॉक्यूमेंट, रिस्किंग लूजिंग देयर कार्गो, या तो फिर कार्गो को लूज कर दोगे हो, या फिर बीइंग अटैक्ड एंड इवन संक बाय द पोर्तुगीज, या पोर्तुगीज तुमको दबा के मार देंगे। कौन लेकर आया ये सर ये फैन के अंदर जो पहला एफ है ना, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, इसको दो काम देते सर, अल्मोड़ा को दो काम देते, क्या देते, अल्मेडा एक काम कर, तू एक तो पोर्ट्स बना, और तू क्योंकि पोर्ट्स बनाएगा तो बहुत सही रहेगा, और दूसरा क्या कर, तू जाकर वहां पे ब्लू वाटर पॉलिसी को अच्छी तरह, ऐसा नहीं था ब्लू वाटर पॉलिसी पहले थी पर 1502 के अंदर थी, ठीक है, 1502 से ही स्टार्ट हो गई थी ये पॉलिसी, पर 1505 में आकर उसने बिल्कुल ऑफिशियली इस पॉलिसी को करा, ठीक है। और यहां से स्टार्ट होता है डोमिनेंस ऑफ पुर्तगीज ऑन द इंडियन ओशंस और इंडियन कोस्ट के ऊपर। तो इंडियन ओशन ऐसा नहीं है बच्चों कि आज के समय के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सदियों से इंपॉर्टेंस रहा है, सदियों से हमने इसके अंदर इंडियन ओशन के अंदर देखा जाए, ठीक है। तो देखो यू वुड सेट अप 4 फोर्ट्स, 4 फोर्ट्स बनाएगा ऑन द साउथ वेस्टर्न इंडियन कोस्ट। एक होगा अंजीदेवा आइलैंड, ठीक है, जो कि गोवा के अंदर होगा, ठीक है, गोवा के अंदर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, अच्छा ये कट गया यहाँ पर, ये अंजीदेवा आइलैंड है, राइट, यहाँ पर जो आइलैंड है दैट इज अंजीदेवा आइलैंड, ठीक है। कभी कभार पूछ लेते हैं भाई, ज्यादा यूपीएससी को ज्यादा क्या हुआ, यूपीएससी ने सोचा कि यार ज्यादा मजे ले लेते हैं बच्चों के, तो अंजीदेवा आइलैंड जो होगा वो पूछ लेंगे, ठीक है। ये किसने सेट करा था, तो भाई अपना फोर्ट सेट करा था इसने अंजीदेवा आइलैंड के अंदर, किसने करा है, फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा, राइट। दूसरा है कैनानोरे, ठीक है, कैनानोरे कहाँ है, केरला के अंदर, कोचीन कहाँ है, केरला के अंदर, क्यूलोन कहाँ है, केरला के अंदर, तीनों केरला के अंदर है। अगर आप इसको मैप के अंदर देखने की कोशिश करें तो इस तरह से देखिए, कन्नौर को अपन बोल रहे हैं, इसको जो ये जो है ये कैनानोरे, ठीक है, इसको अपन बोलने लग गए कन्नौर, ठीक है। ये जो है कोचीन, कोचीन को अब अपन बोलने लग गए कोची, ठीक है। ये देखो ये केरला के अंदर ही है, कोचीन कोची,
कोल्लम, कोल्लम किसको बोलने लगे अपन, क्यूलोन को अपन बोलने लगे कोलम, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर मतलब केरला के ऊपर जाकर इन्होंने क्या करा, इस तरह की सब चीजें करते थे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ये पुर्तगीज है, ठीक है, पुर्तगीज है जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की एरिया इनको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इन्होंने देखो सेंट एंजिलो कैनोनोरे के अंदर बनाया इन्होंने, ठीक है, पुर्तगीज ने, ठीक है। फिर फोर्ट अंजेदेवा, इस तरह से अंजेदेवा आइलैंड के अंदर बनाया गया, ठीक है। ये कौन कर रहा है, उसको दो काम बोले हैं सर। पहला आदमी जो है ना फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, ठीक है, उसको दो काम बोले गए सर। पहला काम ये बोला गया है कि आप क्या करो, फोर्ट बनाओ, और दूसरा काम है ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर। दोनों ही काम बखूबी कर रहा है सर वो। और सर उसने अरब मुस्लिम्स को बोल दिया कि भाई देखो तुम लोग तो हमको देख मत जाना, ऐसा डुबोएंगे ना तुम्हारा शिप, पूरा कार्गो वार्गो सब हटाकर तुमको बिल्कुल बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये आए। अब 1510 में अब इतना सब लर्न करने की जरूरत नहीं जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बस आप तो ये समझो जो स्लाइड में रखा वो भी पढ़ जाओगे ना, ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, कितने भी कहीं से भी आप देख लीजिए, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कहीं से भी कोई भी कोचिंग ले लीजिए, इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज हिस्ट्री को डिग करने बैठोगे तो बहुत ही सारी हिस्ट्री है। अब इसने भी बहुत सारे काम और करे थे, पर वो थोड़ी ना बताने बैठ जाएंगे आप लोग, समझ में आ रहा है? जो मेन चीजें हैं वो ही अपन इसके अंदर से लेकर आएंगे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्यादा इसके अंदर इधर उधर दिमाग मत लगाना, टाइम वैसे भी कम है। अपन क्या करेंगे, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, छोटी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आई विल लेट यू नो, डोंट यू वरी अबाउट दिस, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। जस्ट गिव मी सेकंड, है ना, मैं एक बार वाटर बॉटल लेकर आ जाता हूँ, अभी अपन थोड़ा सा क्लास को और पढ़ाएंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं बच्चों सभी, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है, मेरे को बोलना भी होता है, राइट। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन आई विल कम। यस, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। फोर्ट्स के बारे में आप लोगों ने इस तरह से समझ लिया है, ठीक है। अंजीदेवा फोर्ट, कैनोनोरे फोर्ट और कोचिन फोर्ट और क्यूलोन फोर्ट, राइट। ये 4 फोर्ट उस भाई ने बनाए अपने, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, राइट, इस तरह से। अब आएंगे एक अल्फोंसो, ठीक है। अल्फोंसो सर आदमी का नाम है, तो सर मैंगो होता है सर। अल्फोंसो और अल्बर्की, ये आएंगे किसके अंदर, ये आएंगे 1509 से रहेंगे और 1515 तक रहेंगे, राइट। ये हो गए अल्फोंसो दी अल्बर्गी, ठीक है, ये इसके अंदर आएंगे। अब इनका क्या क्या काम है ये अपन समझते हैं, इनके क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहले वाले के तो भाई 2 काम थे, अपन को समझ में आ गया, फोर्ट बनाना है, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है उसका फ्रांसिस्को को एक फोर्ट बनाना है, और दूसरा काम है उसको ब्लू वाटर पॉलिसी उसको अच्छे से लगानी है, ठीक है। कि ब्लू वाटर पॉलिसी अच्छे से लग जाए, ये इसके काम है। अल्फोंसो दी अल्बर्गी, इसके क्या काम है ये अपन समझते हैं, ठीक है। तो फैन चलाया था, फैंस के अंदर दूसरा ए जो है अल्फोंसो अल्बर्गी दी अल्बर्गी, ये अपन को इसके अंदर समझ में आया। तो देखिए, ये देखिए अल्फोंसो ने आते ही इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम इन्वेड करते हैं गोवा को, है ना। और 1510 के अंदर ही उन्होंने गोवा को इन्वेड करा, क्योंकि इसको ऐसा था कि भाई कहीं सेटल हो, ठीक है। एंड फॉट द बैटल ऑफ द गोवा, गोवा के अंदर बैटल फाइट करा विद द फोर्सेस ऑफ व्हाट, विद द फोर्सेस ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर,
बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उसके साथ इन्होंने क्या करा, उसके साथ लड़ाई करी और उसके बाद इन्होंने क्या करेंगे, ये गोवा के अंदर एंट्री मारेंगे। इन्होंने गोवा के एंट्री मारी पुर्तगीज ने, और गोवा छोड़ा पता है कब? तो बताएगा इन विच ईयर दे लेफ्ट गोवा? एनीबॉडी इन द क्लास? 1961 1960 1961, राइट? 1961 के अंदर उन्होंने गोवा छोड़ा, ठीक है। इतना लंबा पीरियड में गोवा में रहे, दैट्स व्हाई गोवा के अंदर है ना, आप देखेंगे इतना वेस्टर्नाइजेशन है, इतना मॉडर्न कल्चर है, राइट? दिस इज द रीजन, ठीक है। इस तरह का ये रीजंस आपको सबको समझ में आने चाहिए। और उन्होंने गोवा को ऐसा नहीं करा कि गोवा के अंदर उन्होंने एक तरह से कि भाई प्रॉफिट अर्न करना है, वो रहने के लिए आए गोवा के अंदर। और वो रहने के लिए क्यों आए पता है? इस पर्सन के कारण, अल्फोंसो द अल्बर्की। क्यों सर? क्योंकि इस भाई ने इस तरह से करा कि भाई हमको गोवा के अंदर सेटल होना है, इसलिए सेटलमेंट की पॉलिसी निकाली गोवा के अंदर। इसने कहा आज गोवा में गया, एक को है ना, ये गया अल्फोंसो, ऐसे समझो अल्फोंसो गया, ठीक है, इधर उधर भटक रहा है, उसने बोला एक मेरे को एक जगह चाहिए, ठीक है, एक जगह चाहिए जहां पर मैं टिकूं, जो मेरा हो साम्राज्य है, ठीक है। तो उसने कहा कि अब हमको लड़ना पड़ेगा, और आदिल शाह से लड़ा। ये आदिल शाह से लड़ा, बीजापुर के सुल्तान थे, और उनसे लड़के उन्होंने क्या करा, बैटल ऑफ जो होगा, बैटल ऑफ गोवा, जब 1510 के अंदर इन्होंने देखा, फोर्सेस ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह, इनसे लड़े और इनसे लड़के जीत गए। और गोवा के अंदर इन्होंने कहा कि भाई लोगों, अब गोवा के अंदर हम सेटलमेंट करेंगे। अब गोवा के लोगों के पास एक समस्या, सर सेटलमेंट तो हम कर लेंगे, बोले तुम है ना यहाँ पर सेटलमेंट करो कि बहुत सारे अपने अपने बच्चे पैदा करो, सब कुछ करो, कैसे करें? पर है गोवा वाले, पुर्तगीज वाले बोलेंगे हम सब तो आ गए, हमारी सारी जो वाइफ्स हैं और जो फीमेल्स हैं वो तो वहीं पर है। तो इसलिए एक पॉलिसी बनाई कि आप पॉलिसी, सेटलमेंट की पॉलिसी करो, यहाँ की जो लोकल वीमेन है, ठीक है, लोकल वीमेन है, इनके साथ आप लोग शादियां करें, और शादियां करके आप अपनी फैमिली बनाएं, और हमको यहीं रहना है। इसने इतना अश्योरेंस दिया कि आप यहीं पर रहिए, फैमिली करना है हमको, इसकी तरह से, इस तरह से करना है। अब यहाँ पर, अब देखो याद कराने के लिए बताने सब, ठीक है। अल्बर्की ने क्या करा, ये सब चीजें इसके अंदर करने लगा। यहाँ पे ना एक बार क्या हुआ, इसका एक दोस्त था, ठीक है, अल्बर्की का, ऐसा याद करो, उसने ना एक इंडियन वाइफ से शादी करी, ठीक है। और ये क्या हुई, इसकी वाइफ क्या हुई, इसकी अल्बर्की की भाभी हुई, ठीक है। तो अगर इंडियन सेंस में देखे तो ये भाभी हुई। अब क्या हुआ कि ये इसका भाई जो था ना, ये मर गया, और इसको देखा, अल्फोंसो ने देखा कि इसकी वाइफ, इसकी जो भाभी है, ठीक है, अल्फोंसो की भाभी है, उसको ले जाकर जलाया जा रहा है। और बाप रे, अल्फोंसो ने बोला भाई ये क्या है? बोले ये है सती प्रथा, करना ही होगा। उन्होंने बोला भाई ये कुछ नहीं चलेगा, सती प्रथा नहीं चलेगा, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सती प्रथा को बैन करते हैं। सर ये तो राजा राम मोहन राय की कहानी लग रही है सर, राजा राम मोहन राय की कहानी नहीं है ये, ठीक है। राजा राम मोहन राय का अपना सिस्टम है, ठीक है, इनका अपना सिस्टम है। पहला जो पर्सन है जिसने सती प्रथा को बैन करवाया, वो राजा राम मोहन राय नहीं थे, वो थे अपने अल्बर्की, ठीक है, अल्फोंसो दे अल्बर्की। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों एग्जामिनेशन। इन दिस बैटल ही वाज एबल टू टेक पोजीशन ऑफ सम ऑफ द टेरिटरीज ऑफ गोवा एंड मेड देम द पुर्तगीज कॉलोनी, ठीक है। He started first Portuguese mint and issued coin in the gold, silver and bronze. समझ में आ रहा है? यहाँ पर इन्होंने कॉइन्स कर दी विद बैचेस ऑफ द पुर्तगीज किंग, पुर्तगीज किंग के बैचेस लगा के उन्होंने क्या करे, ये मिंट इशूड कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स इन्होंने इशू कर दिए इन 1511। मतलब वो सेटलमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना साम्राज्य चलेगा भाई, हमारे किंग का सिक्का चलेगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे अपने आप को, हम यहाँ पर रहेंगे आराम से, इस तरह से। पर अब क्या है, इन 1511 he was also able to win मलक्का, मतलब मलेशिया की साइड उधर भी चला गया था ये, बाय डिफीटिंग द अरब मर्चेंट्स। तो एक एक फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, सब इसके अंदर पढ़ने कवर, ठीक है, सारी इस पीपीटी इसके अंदर कवर है, ठीक है। तो डोंट यू वरी अबाउट दिस वन कि आपको सिर्फ यही रिवाइज करना है, कोई स्पेक्ट्रम और इन सब चीजों को भूल जाओ, ठीक है, वो तुम्हारे काम की नहीं है तो घर में जला दो उसको, ठीक है। अपन को सिर्फ, जैसे अपन ने पॉलिटी में पढ़ा, पॉलिटी में उसको पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत को पढ़ने की अपन को कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो ही मोर देन सफिशिएंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लीज बिलीव मी, दिस इज द मोर देन सफिशिएंट। और फिर जो क्वेश्चन आएगा, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुम्हें नहीं आ रहा, तो किसी को नहीं आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर देखते हैं 1511 में ही वाज एबल टू विन द मलाक्का, ठीक है, वहां पे वो मलेशिया भी जीती, ठीक है। अल्बर्क्यू इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी एम्पायर, ठीक है, एंड पुर्तगीज कल्चरल एम्बेसडर आल्सो। वो यहाँ पर आया, उसने पुर्तगीज का कल्चर बनाया, उन्होंने अपने फेस्टिवल बनाए।
हर चीज उन्होंने अपने क्या करा, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर रहने के लिए आए, उनका दिल बैठ गया यहाँ पर रहकर हर चीज करेंगे हम जो हमारे घर में करते हैं, घर की आदि नहीं आनी, सब कुछ घर यहाँ पर ही उठा लाए वो, ठीक है, अपना पूरा कल्चर यहाँ पे लेकर आए इन व्यू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मैन पावर। अब उसको मैन पावर चाहिए थी तो बच्चे चाहिए उनको, ठीक है। अब क्या होगा, अल्बर्कियो हैड एनकरेज द लोअर क्लास ऑफ द पोर्तुगीज सेटलर्स टू मैरी इंडियन वीमेंस, इंडियन वीमेन से मैरी करने के लिए उन्होंने क्या करा, उनको encourage करा। From that time onwards, the Portuguese started settling in the Goa and marrying the local ladies, ठीक है। Albuquerque was the first to abolish the practice of sati, which was vogue in that time in his territory, ठीक है, जो बहुत ज्यादा prevalent था at that time। तो उसको भी इसने क्या करा, उसने कहा कि अल्बर्को ने बोला भाई ये सब चीजें नहीं चलेगा, इसे जलाना वलाना, जिंदा आदमी को जला रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है, आदमी मर गया उसका तो उसकी क्या गलती है, इसको क्यों जला रहे हो, ठीक है, तो जिंदा आदमी को इस तरह से जला रहे हो, दिस इज नॉट राइट थिंग, ठीक है। इस तरह से अल्बर्को ने, so this are the contribution of Alberco. I hope this is clear to everyone. This is how you have to understand this one. Alfonso de Alberco 1509 से लेकर 1515 तक ये रहे, ठीक है, और इन्होंने ये सब चीजें करा। सबसे पहले गोवा को कैप्चर करा। दूसरा जो है था वो फ्रांसिस्को, उसने क्या करा था, उसने सर पोर्ट बनाया ना, उसने चार पोर्ट बना दिया, और क्या चाहिए, 3 तो केरला में लाइन से बना दी इस तरह से। एक जो था उसने जाकर कहाँ बना दिया, सूरत के अंदर बना दिया, सूरत के साउथ कॉर्नर के अंदर, सॉरी सूरत के साउथ कॉर्नर के अंदर बना दिया सर, ठीक है। तो उसने करा तो है, इतना काम तो करा उसने, ठीक है भाई। अब हम आगे अगर हम चले सर, तो इसके ये जो है अल्बर्की जो है, अल्फोंसो अल्बर्की है, इन्होंने भी सर कम काम नहीं करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा सबसे पहला फर्स्ट चीज ये है कि मेरे को अपना सेटलमेंट करना। गोवा के अंदर सेटलमेंट करा, लोगों को बोला भाई शादी वादी कर लो यहीं पर, और यहीं पे बच्चे कर लो, अपन को यही सेटल होना है, सारे फेस्टिवल सब हम यहाँ पे बनाएंगे। कल्चर का एम्बेसडर कौन था, फ्रांसिस्को नहीं था, अल्फोंसो था, ये समझो। अल्फोंसो ने यहाँ पर आकर क्या करा, कल्चर को एस्टेब्लिश करा है, फ्रांस के पोर्तुगीज के कल्चर को एस्टेब्लिश करा, वहाँ के फेस्टिवल सब कुछ कल्चर पूरा का पूरा उठा के आप रख दिया, सेटलमेंट के पर्पज से आए थे, ठीक है। और सेटल हो गए तो फिर जाके वहाँ पे मलेशिया के अंदर मलाका जो है, स्टेट ऑफ मलाका, आपको याद होगा, उस रीजन को पहले मलाका बोलते थे, वहां पर जाकर जीत कर आ गया, ठीक है। तो ये सब आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये सब हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इंट्रोड्यूस टबैको, कैशू एंड इरिगेशन सिस्टम इन द इंडिया के अंदर इरिगेशन सिस्टम है, बिल्ड रोड्स एज वेल एज चर्चेस सर। ये है ना, ये चीज ये ना अपनी पोजीशन ये भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। इनको क्रिश्चियनिटी से इतना लगा हुआ है कि हर जगह जीसस क्राइस्ट पैदा करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्हें पता नहीं था कि भाई इंडिया के अंदर आओगे तो इंडिया के अंदर पहले से बहुत सारा कंपटीशन है भाई, और दिस बिकम वन ऑफ द रीजन फॉर देयर फेलियर। कोई भी बड़ा से बड़ा आएगा ना, वो हमेशा चर्चेज और इसके बारे में बात करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सर नीनो दा कूना, ठीक है। ये सर ये जो तीसरा था ना, ये तीसरा जो था, इसने क्या करा, इसने अपना 1529 से 1538 है ना, इसने क्या करा, इस तीसरे आदमी ने, इसने कहा कि भाई हम क्या करेंगे कि हेडक्वार्टर बनाएंगे गोवा को। गोवा इसको इतना पसंद आ गया सर, गोवा किसको पसंद नहीं है सर, गोवा इसको भी इतना पसंद आ गया, इसने कहा कि हम हेडक्वार्टर बनाएंगे गोवा को, कोचीन से लेकर इसने गोवा की तरफ शिफ्ट करा। तो सबसे पहले नीनो ने क्या करा, नीनो ने आकर उसने देखा भाई अपना ये सेटलमेंट तो कर गया है गोवा के अंदर, अब गोवा के अंदर ही हेडक्वार्टर बना लो ना, नीनो ऐसे बोलेगा गोवा के अंदर हेडक्वार्टर बना लो। शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोर्तुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम द कोचीन टू गोवा। अब यहाँ पर क्या था, गुजरात का रूलर था बहादुर शाह सर, वो बहादुर शाह जफर क्या, अरे वो तो मुगल था, बहादुर शाह था। और उस वक्त मुगल एम्परर जो था, देखो इस तरह से देखो, सेंटर के अंदर कौन थे उस वक्त, सेंटर के अंदर सर मुगल्स थे ना सर, सेंटर के अंदर मुगल्स थे सर, ठीक है। और जो पेरिफेरी के अंदर बहुत सारे, एक रूलर था यहाँ पर बहादुर शाह, ठीक है, गुजरात के अंदर, उसे नहीं पसंद। बोले कौन नहीं पसंद सर, मुगल्स नहीं पसंद उसको। और मुगल्स में उस वक्त कौन था, हुमायूं उसको पसंद नहीं। अब सर मुगल तो इतने माइटी मुगल्स है सर, हुमायूं आएगा तो उसको बिल्कुल उठा के लेके चल जाएगा। तो इसने क्या करा, इसने एक दिमाग लगाया, बहादुर शाह ने बोला फ्रेंच वालों से कि सॉरी पुर्तगीज वालों से, पुर्तगीज भाई तुम लोगों के पास इतनी अच्छी है नेवी है, ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी भी तुम्हारे बहुत अच्छी है, और तुम टेक्नोलॉजी के अंदर सूर हो। बोले हाँ ठीक है चल, तारीफ हो गई, बता काम क्या है। बोले यार वो हुमायूं आ रहा है, और हुमायूं है ना मेरे को पसंद नहीं है, वो मेरे को है ना ये वाला चीज, ये वाला मेरे को हटाए, कोई और रूल बिठा के चल जाएगा। तो बोला ठीक है चल हम लड़ लेंगे तेरे लिए। बोले क्या बात करो, बोले क्या देगा, बोले बसीन पोर्ट हम तुमको दे देंगे, बसीन पोर्ट है वो हम तुमको दे देंगे, इस तरह से तो हमसे लड़ लो।
तो ये क्या हुआ, इसने बहादुर शाह ने इसको हुमायूं को, फिर हुमायूं जब चला गया इधर से, है ना, हुमायूं आया तो उसने देखा भाई बहुत सारे पुर्तगाल बैठे तो ज्यादा नहीं लड़ा और यहाँ से चला गया, ठीक है, हारा भी नहीं पर चला गया, ठीक है। तो इस वक्त जब हुआ था ना, इस वक्त जब हुआ तो इन्होंने इसकी हेल्प करी बहादुर शाह की, ठीक है, बहादुर शाह की हेल्प करी किसके अंदर, हुमायूं से लड़ने के लिए। किसने करा, नीनो ने। नीनो सर लग तो छोटा रहा है पर सर इसने काम तगड़ा कर दिया, ठीक है सर। बहादुर शाह की, बहादुर आदमी को देखो सर, इसलिए नाम में क्वेश्चन रहता है कि नीनो क्या लग रहा है सर, निन्ना सा कोई होगा नीनो, और बहादुर क्या लग रहा है सर, बहादुर होगा। अब सर उल्टा है, बहादुर कह रहा है नीनो से, हे नीनो मुझे क्या कर, मेरे को हुमायूं से बचा ले, ठीक है। और नीनो ने सर इतना आर्मी खड़ी कर दी अपनी बिल्कुल कि वो हुमायूं इधर से देख के साइड में चला गया, मैं कौन सा लड़ने आ रहा था, मैं तो ऐसे आ रहा था घूमने, और इधर से साइड में से होकर निकल गया, ठीक है। तो आप ये समझो कि बच्चों मुगल्स को, मतलब फाइट हुई थी हुमायूं और इसके अंदर, ऐसा नहीं था फाइट नहीं हुई, मुगल्स को, मुगल्स जो माइटी मुगल्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में इसको बहादुर शाह को हेल्प करी थी नीनो ने। अब बहादुर निकला एक नंबर का कप्तान सा, इसने उसको गोवा वो तो दे दिया वसीम का पोर्ट, ठीक है, पर इसने क्या करा, इसने कहा कि भैया अब ज्यादा टैकल नहीं करनी। नीनो ने बोला भाई मैंने तेरे को जिताया, बोले क्या जिता दिया यार, इसमें क्या होता है, दे तो दिया ना वसीम, ऐसे ऐसे करके उनको क्या करने लग गया, उनके अगेंस्ट में वर्क करने लग गया। अब यहाँ पे जो रह रहे थे लोग, ठीक है, यहाँ पे कौन रह रहे थे, पुर्तगीज, उनके खिलाफ पॉलिसीज बनाने लग गया, दीवारें खड़ी करने लग गया। अब ये बात है ना, इनको पुर्तगीज को पसंद नहीं आई, और इन्होंने बोला कि भाई बहादुर शाह आज है ना बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे मीट बना है, ठीक है, आजा खाने, ठीक है। बोला ठीक है, कहाँ पर आऊँ, बोले शिप पे खाएंगे आराम से, चारों तरफ क्या होगा, ओशन ही ओशन, और अपन बीच में शिप लगा के अपना खाना खाएंगे, ठीक है। बोले ठीक है यार आ जाते हैं भाई, पार्टी दे रहे हैं, देखो समझ गए, समझदार। यहाँ पे गए और यहाँ पे इनको मार दिया गया, ठीक है, गुजरात की ओर राइट। तो इस तरह से आपको इसके अंदर समझना है, कभी पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको बताऊं। हाउ बहादुर शाह's रिलेशन विद द पुर्तगीज बिकेम सोर व्हेन हुमायूं विथड्रॉ फ्रॉम द गुजरात इन 1536। 1536 में वो चले गए। पुर्तगीज स्टार्टेड नेगोशिएटिंग, पुर्तगीज पहले नेगोशिएट करने लगे कि भाई ऐसा भी क्या बुरा हो गया। इन द कोर्स ऑफ विच द रूलर ऑफ गुजरात वाज इनवाइटेड इन द पुर्तगीज शिप एंड किल्ड इन 1537। वहां पर उसको मार दिया गया, 1537 के अंदर काम तमाम कर दिया गया। सर नीनो भी आ गया, ठीक है, अल्फोंसो द अल्बर्गी ये भी आ गया सर, और फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये भी पता चल गया, ठीक है। तो मुझे बताओ टीपू, टीपू नहीं प्रणीत बताओ, प्रणीत मुझे बताओ कि फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने क्या काम करा, जल्दी से बताओ फटाफट। सर वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया उसने। और दूसरा क्या काम करा, दूसरा, दो काम बोले थे ना उसको करने के, फोर्ट बनाने के लिए बोला, हाँ हाँ फोर्ट बोल। 4 फोर्ट बनाए, ठीक है। विजय मेरे को बताओ, विजय अपने जो अल्फोंसो ने क्या करा, अल्फोंसो ने, विजय सर उसने सबसे पहले क्या करा आते उसने, कौन सर हाँ हाँ बोलो। सर उसने आते ही मतलब पहले उसने गोवा को इन्वेट किया, गोवा को इन्वेट करा, ठीक है। गोवा के अंदर कौन था उस वक्त, आदिल शाह, ठीक है। आदिल शाह। उसके बाद उसने पोर्टुगीज मिंट इशूड कॉइन्स गोल्ड सिल्वर के। और वो उसके बाद सेटलमेंट के उसने पर्पज से आया, सेटलमेंट सेटलमेंट, पॉलिसी में हाँ सती प्रथा बैन की उसने। सती प्रथा बैन करी। उससे पहले क्या करा, लोकल लोकल जो लेडीज है उनसे क्या वो करा, में शादी करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद वो मलाक्का में जाके मलेशिया जीता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ये तीसरा भी बताओ तो फिर नीनो ने क्या करा, नीनो ने सर किसकी हेल्प करी, नीनो ने बहादुर शाह की हेल्प की थी अगेंस्ट हुमायूं। उसके बाद वो कोचीन टू गोवा उसने शिफ्ट किया, वेरी गुड, और ठीक है। उसके बाद लास्ट में किल्ड बहादुर शाह। हाँ ठीक है, तो ये आप सबको ये चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये 3 अपन ने इसके अंदर करा। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पुर्तगीज के अंदर ये सब चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं पुर्तगीज के बारे में, ठीक है। तो देखो अरब की मोनोपोली पहले अरेबियन सी में है, ये अरेबियन सी का नाम ही अरब से पड़ा है, समझ में आ रहा है कि अरेबियन सी का नाम ही अरब से पड़ा है। तो अरब की मोनोपोली को चैलेंज किया किसने, भाई पुर्तगीज ने चैलेंज करा कि हम तुमको चैलेंज करते हैं, ठीक है। इन 16th सेंचुरी के अंदर चैलेंज किया गया, दे फॉट एंड डिस्ट्रॉय शिप्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। खूब लड़े, पर लड़ कर क्या हुआ, लास्ट के अंदर कौन जीते, पुर्तगीज। क्यों, क्योंकि उसी रीजन से जीते जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मिडिवल इंडिया के अंदर, मिडिवल टाइम के अंदर, ठीक है, टाइम पीरियड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी नेवी, और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट थी नेवी इन्होंने, और टेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप कर रखी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो पुर्तगीज फाइनली सक्सीड इन एलिमिनेटिंग द डोमिनेंस ऑफ द अरब्स
मेनली बिकॉज दे वर फार सुपीरियर इन द नेवल फोर्स। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो एक चीज, एक बात कि जो पुर्तगीज है ना, अभी उनकी लड़ाई होगी, ठीक है, डच से लड़ाई होगी, ठीक है, इंग्लिश से भी लड़ाई होगी, ठीक है, वो चीज अपन जब डच पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश से किस तरह का रिलेशन था वो चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आगे चलकर हम बताएंगे कि पुर्तगीज को किसने भगाया, ठीक है, भगाया तो किसी ने नहीं, 1961 तक रहे, ठीक है, पर वीक किसने करा, क्या क्या रीजन थे, ठीक है, वो सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जब जैसे जैसे आता रहेगा ना, डच आएगा तो डच के साथ साथ इंग्लिश का डच के साथ वार हुआ, ठीक है, तो एंग्लो डच वार, ठीक है, और डच का फ्रेंच के साथ भी वार, इसके पुर्तगीज के साथ भी वार, पुर्तगीज और डच वार के अंदर भी अपन देखेंगे, ठीक है, क्या हुआ, तो ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी अपन ने पुर्तगीज जितना पढ़ना था ना उतना अपन ने पढ़ लिया। अब हम कुछ फैक्ट्स इसके अंदर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फैक्ट्स ये है कि भाई अरेबिया अरब्स को हराने वाले कौन थे, उनको अरब और इसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो अरब्स को इन्होंने हराया, बहुत बुरी तरह हराया, ठीक है। जो उनका डोमिनेंस बना रखता है वो डोमिनेंस तोड़ने का काम, फुट इन द डोर अप्रोच समझता हूँ आप क्या होता है, कि फुट के अंदर डोर के अंदर फुट लगा दिया आपने, ठीक है, अब उसके बाद फिर तुम अंदर घुसते जाओगे और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग घुस जाएंगे। अब उसने रास्ता बना दिया, अरब मुस्लिम का डोमिनेंस हटाना सबसे बड़ी बात, और वो उन भाई ने हटा दिया, इन तीन भाई ने मिलकर हटा दिया, और ये अपन बोले पुर्तगीज के उन्होंने हटा दिया, ठीक है, पुर्तगीज के गवर्नर्स और इन लोगों ने इसको अरब का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म कर दिया। और यहाँ पर अब तक क्यों नहीं आ पाए थे ब्रिटिशर्स, अब तक क्यों नहीं आ रहे? देखो ब्रिटिशर्स ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट है, पहले तो इस मानना, वो देख रहे हैं कि भैया ठीक है हम जाएंगे जब जब ये अरब का डोमिनेशन कम हो जाएगा। कौन करेगा अरब का डोमिनेशन कम? हम करेंगे तो हम तो मारे जाएंगे। ये पुर्तगीज कर सकते हैं भाई, इनके पास बहुत अच्छी पावर है, ठीक है, इनको लड़ने फिर जाकर हम पुर्तगीज को हरा देंगे, सो सिंपल, ठीक है। ऐसे चाइना भी तभी ऐसे ही करता है, ठीक है, चाइना कहता है पहले लड़ लो तुम, फिर लास्ट में हम हारेंगे, ठीक है, लास्ट में हम डोमिनेंस जो होगा हम क्रिएट कर देंगे, राइट। ये ऐसे ही हमारे श्रीलंका के साथ हुआ है। श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन में देखें, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन में देखें, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में देखें, इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में देखें, पहले हम सब कुछ काम करते हैं, चाइना आके थोड़ी सी पैसे फेंकता है और फिर सबको अपनी साइड कर लेता है, ठीक है, सारे मेन काम तो हम कर ही देते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर सम फैक्ट्स ऑफ द पुर्तगीज, द अरब्स मोनोपोली इन द अरेबियन सी वाज चैलेंज्ड बाय द पुर्तगीज इन 16th century. They fought and destroyed the ships of each other, ठीक है। The Portuguese finally succeeded in eliminating the dominance of Arab. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पर अब इंग्लिश को दरवाजे खुल जाएंगे, इसलिए 1600 के अंदर इंग्लिश फिर यहाँ पर आएंगे, मेनली बिकॉज दे वर फार सुपीरियर इन द नेवल फोर्स, क्योंकि वो नेवल फोर्स के अंदर फार सुपीरियर थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेकार इनका जो चीज था वो था भाई भक्ति बहुत करते थे, और भक्ति करते थे क्राइस्ट, और उसमें बिल्कुल एग्रेसिव भक्ति करते थे। जब स्टार्टिंग में जमोरियन से मिले, ठीक है, जमोरियन उनको अच्छा लगा, पर उन्होंने फिर उस वक्त जमोरियन के साथ कुछ नहीं करा, हिंदूज को कुछ नहीं कहा, जमोरियन मतलब हिंदू रूलर, ठीक है, इनिशियली टोलरेटेड इनटॉलरेंट, तो मुस्लिम्स के खिलाफ तो ये थे, अरब मुस्लिम को तो देखते मार दो, ठीक है, देखते मार दो, ठीक है, अरब मुस्लिम के खिलाफ तो बहुत इंटॉलरेंट थे, और हिंदूज के खिलाफ इंटॉलरेंट नहीं थे इनिशियली, बट हाउएवर ओवर द टाइम देयर वाज अ चेंज इन द हिंदूज, चेंज एंड हिंदूज वर आल्सो परसिक्यूटेड, ठीक है। जब इन्होंने गोवा जीत लिया ना, तो इन्होंने हिंदूज का भी परसिक्यूशन करना स्टार्ट, ठीक है। अब उस वक्त इन्होंने ऐसा करा कि देखो इन लोगों ने सोचा, पुर्तगीज वालों ने, ये भी एक फैक्ट है जो अपन आगे चलकर आपने पढ़ा भी होगा ये फैक्ट, कि इन्होंने ना अकबर को देखा कि भाई अकबर है ना, ये थोड़ा सा है ना रिलीजन को लेके सेंटिमेंट है, मतलब ये सेकुलर बनना चाहता है, इसको सेकुलर बनने का बहुत सवाल है, दीन हिलाई, ठीक है, खुद का एक यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए, है ना, ये इस तरह से है, ये कट्टरवादी नहीं है। इसको अगर अपने पटा लिया ना अकबर को, है ना, तो क्या होगा, हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे, हमारे क्रिश्चियनिटी के लिए रास्ते खुल जाएंगे। और एक बार अकबर जो पट गया, ठीक है, हाँ अंजुम वांट टू से अंजुम, अंजुम यू वांट टू से समथिंग। अकबर को करने के लिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करे, दो अपने पादरी भेजे, फादर भेजे, ठीक है, जो इनके होते हैं, ठीक है, तो जो दो इन्होंने इस तरह से भेजे, अपने फादर्स भेजे, और उन दो फादर्स का नाम क्या था, आपको पूरा नाम याद करनी है, डोल्फो और एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो और डोल्फो को उन्होंने भेजा अकबर के कोर्ट में, कि भाई उसको जाकर बोलो, अकबर ने बुलाया था उनको गोवा से, और उसको जाके बताओ कि हमारा रिलीजन कैसा है। फिर उन्होंने बोला देखो हमारी क्रिश्चियनिटी ऐसी है, ये जीसस क्राइस्ट, वो जीसस क्राइस्ट, ऐसा उसको अकबर को खूब दिमाग में डालने की कोशिश करी। अकबर ने बोला भाई नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है भैया, क्या कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बता पाए तुम, ठीक है।
इस तरह से क्या करा उन्होंने, क्रिश्चियनिटी को करा। तो ये भी एक फैक्ट है कि उन लोगों ने अकबर को लूट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर अकबर आ जाता साथ में तो फिर सब कुछ है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो देखिए एडवांटेज फॉर द पुर्तगीज, पुर्तगीज के लिए एडवांटेज क्या है, क्या था एडवांटेज पुर्तगीज के लिए कि एक्सीलेंट शिप्स वर देयर, ठीक है, उनके पास एक्सीलेंट शिप्स थे। वो कैसे आ गए यहाँ पे, नेवी विद कैनन्स, ठीक है, कंपेयर टू अदर स्मॉल किंगडम्स, सारे स्मॉल किंगडम्स के इनके पास नेवी थी, उनके पास बारूद सब कुछ था इनके पास। इजिप्ट और मिडिल ईस्ट लैक टिम्बर, उनके पास टिम्बर नहीं था। इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के पास क्या था, टिम्बर नहीं था, लकड़ी नहीं थी, और लकड़ी नहीं होगी तो फिर वो शिप कैसे बनाएंगे, कुड नॉट बिल्ड द शिप। इसलिए इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के अंदर लोगों के पास जहाज के अंदर, जहाजी बेड़ों के अंदर ये कमजोर है, ठीक है। नो अदर सुपर पावर होता है, ठीक है, कोई ऐसी सुपर पावर रही थी, ब्रिटिशर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम इनिशियली, ठीक है। तो चाइनीज रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू एंटर इंडो इंडिया, चाइनीज ने कहा कि हम अपना ही संभाल लेते हैं, इतना बड़ा सारा सिविलाइजेशन है, हम इसको संभाल लेते हैं, कहाँ इंडिया में जाएंगे, ठीक है, वो भी बहुत हमारी नॉलेज ऑफ सी की बहुत अच्छी नॉलेज, मैप्स की बहुत एक्सीलेंट ट्रेड्समैन थे, गवर्नर्स एक्सीलेंट थे इनके, अगर कहें फ्रेंच के कंपेयर में पुर्तगीज के गवर्नर बहुत अच्छे थे, जो कहा वो किया उन्होंने, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखते हैं, बट क्यों डिक्लाइन क्यों हो गया फिर ये, कि देखिए डिक्लाइन इसलिए हो गया क्योंकि राइज ऑफ पावरफुल किंगडम इन द इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर थोड़े पावरफुल किंगडम्स स्टार्ट होने लगे, पढ़ेंगे अपन। नॉर्थ इंडिया के अंदर मराठास आने लग गए, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, है ना। ये एक ये था कि राइज ऑफ पावर, दिस इज द मेन रीजन, ठीक है, ये मेन रीजन था कि राइज ऑफ पावर होने गई। फिर आप देखिए मराठा ने उनसे जो उनको फोर्ट मिला था, बसीन का फोर्ट मिला था मराठास में, वो भी उनको कैप्चर कर लिया, उनकी बहुत सारी लैंड्स मराठास ने ले ली। एंट्री ऑफ इंग्लिश आ गए थे 1600, लॉस इन द ट्रेड, इनको लॉस होने लगे थे। और ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लिश जो थे ना, भाई बहुत दिमाग वाला, वो ऐसा दिमाग चलाते थे कि वो कहेंगे अरे भाई ये लोग है ना पुर्तगीज, तुमको तो पता नहीं है, ऐसे अपने अपने कैप्टन हॉकिंस से बोलेंगे, कैप्टन हॉकिंस आएंगे जब जहांगीर से बोलेंगे, तुम्हें तो पता नहीं है ये लोग कैसे हैं, इन लोगों को चोट्टे बोलते हैं अपन, उधर चोरी करते हैं ये लोग, ठीक है, वहां पर इस तरह से इनको बोला जाता है, ठीक है। उसके साथ तुम रिलेशन, तुम राजा हो, कहाँ चोरों के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, इनसे इंप्रेस हो, ऐसे कर करके उनको क्या करेंगे, इनके खिलाफ करते जाएंगे, और फिर जब वार होगा तो ये जीत जाएंगे, राइट। तो इंगेज इन इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड के अंदर इंगेज होने लगे, एक्चुअल में स्लेव ट्रेड के अंदर इंगेज होने लगे, जिससे कि बहुत सारे इसके एनिमीज हो गए। राजा महाराजा को जब उन्होंने आके असलियत बताई कि यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, स्लेव ट्रेड कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, तुम इन लोगों के साथ करोगे, तो फिर कैप्टन हॉकिंस की बात इनको समझ में आएगी जहांगीर को, और फिर वो जो इतना बड़ी आर्मी से, इतने नेवी से जो इंटरेस्टेड थे, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे, उनका इंप्रेशन खत्म होगा। रिलीजियस पॉलिसीज मैंने आपको बताया, अट्रोसिटीज टुवर्ड्स द हिंदू मुस्लिम्स, इनकी अट्रोसिटीज हो गए, इंगेज इन पायरेसी, पायरेसी के अंदर हो गए, और डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स के नाम टैग पड़ गया इनका, राइट। डिस्कवरी ऑफ ब्राजील, ब्राजील की डिस्कवरी हुई तो उस तरफ देखने लग गया, ब्राजील की डिस्कवरी हुई तो उधर डाइवर्ट हो गया उनका अटेंशन, क्या वहां पर चलते हैं। मराठास कैप्चर्ड बसीन्स, ठीक है, बसीन पोर्ट जो उनको मिला था, ठीक है, किसने दिया था, बहादुर ने दिया था, ठीक है, बहादुर शाह ने। Rivalry and conflict with the other European powers, Dutch overpowered them in the spice trade, spice trade में भी उनको नुकसान होने लग गया। ये सब रीजंस होंगे, इसमें से कुछ भी आ सकता है बच्चों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। टाइम टू टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए कि क्या रीजन थे डिक्लाइन के, समझ में आ रहा है, क्या रीजन थे राइज होने के, ये सब चीजें पूछी जा सकती है आपसे, और ब्यूटीफुली आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आज का अपन क्लास इतना ही रखते हैं। कल मॉर्निंग में क्लास होगी आपकी 7 PM 7 AM सॉरी 7 AM क्लास होगी मॉर्निंग में, और ये देखते हैं जो आपका ये वाला टाइम है 7:45 का टाइम, मैं बात कर लेता हूँ एक बार मैम से, मैम लेंगी या फिर मैं लूंगा, आई विल लेट यू नो, ठीक है। मैम का मैपिंग्स जो है, मैपिंग वो मैम पढ़ाएंगी शायद। अच्छा, आज कोई वॉइस में प्रॉब्लम आया था क्या, एनीवन इन द क्लास मैम की साइड से? नो सर। क्लियर था ना वॉइस, ठीक है। तो कल का तो आप बियर कर लेना, एक लेक्चर हुआ है उसके अंदर वॉइस इतना भी नहीं है, मैंने भी सुना था उसको, ठीक है, बट फिर मैंने कुछ मतलब टेक्निकल एरर्स थे उसके अंदर, उसको रेक्टिफाई करा फिर हमने उसके अंदर, तो आप उसको सुन तो लेना एक बार, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैडम आपको वापस पढ़ा देंगे द वे यू लाइक, ठीक है। आई थिंक ऑडिबल तो है वो, ठीक है, अगर आप माइक वो लगा, पर वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज रटवा देंगे मैडम आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैपिंग वाला जो टेंशन रहता है आपका, मैपिंग, और मैप अगर तुम कर लोगे ना तो ज्योग्राफी अपने लिए बहुत इजी हो जाएगी। हाँ, विजय वांट टू से समथिंग, यस विजय। सर वो ज्योग्राफी का भी चालू हो गया क्या सर, ज्योग्राफी का जो कोर्स है ज्योग्राफी का कोर्स, मैम मैपिंग ले रही है क्या? अभी मैपिंग ले रही है मैडम, बस मैप तुमको याद करवाई, मतलब मैपिंग का मतलब यह है कि सब कुछ वो इंडिया के बारे में सारे मैप्स, रिवर्स याद करवा देंगे तुमको, ठीक है, जैसे वो स्टोरी बना के करवाती है, सर ठीक है?
मैंने सर अभी मतलब पॉलिटी लिया, इकोनॉमिक्स लिया और सर मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री लिया और मैं ज्योग्राफी लेने के लिए भी इंटरेस्टेड था। तो ये पूछना था कि मैम ने मैपिंग शुरू कर दी है तो फिर मैं कब ज्वाइन करूँ? ओके ओके ओके, मैंने तो सर जस्ट अभी कॉल मी है ना, आफ्टर मैंने 10-20 मिनट्स कॉल मी, आई विल एक्चुअली, ठीक है विजय। ओके सर। तो Yes. ऐसा अपन को इसको पढ़ना है। तो अब हिस्ट्री का अपन आज की क्लास तो क्या है, ज्यादा अपन ये समझें कि नेचर क्या सब्जेक्ट का, ठीक है। कल परसों की क्लास में अपन ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इसको खत्म करके अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जब अपने ये 1857 के बाद का स्टार्ट होगा तब तो बहुत इजी हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रटना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज दिस वन, ठीक है। रिवाइज करो, रिवीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। नहीं होता है याद तो फिर कुछ कर लेंगे इसको, ठीक है। वैसे याद हो जाएगा एक स्टोरी की तरह, अगर आप वापस एक बार सोच, हाँ एक एक्सरसाइज कर लेना इसके अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आधे बच्चे चले गए पर ठीक है। तो आप लोग है ना सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, क्या फ्रांसिस्को डेल मोडा ने क्या करा था, अल्फोंसो एल्बर्की ने क्या करा था, ठीक है, नीनो ने क्या करा था। ऐसे एक बार रिवाइंड कर लेना क्या क्या अपन पढ़े थे, कैसे अपन ने लेक्चर स्टार्ट करा था। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं बच्चों इसके अंदर, पर वो लर्न रहे थे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।